जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का ई परीक्षा नवोदय क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ई परीक्षा ने आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है और उसकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए और आपकी तैयारी को जांचने के लिए मॉडल पेपर सीरीज आरंभ की है, जिसके अंदर आज हमारा पेपर है पेपर नंबर 4 मॉडल पेपर नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे। और अगर आप आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ई परीक्षा नवोदय क्लासेज को आपको सब्सक्राइब बटन नीचे दिखाई दे रहा होगा। और साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं आप मॉडल पेपर के व्हाट्सएप ग्रुप से, तो अपना नेम और स्टेट हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए 8696503800 पर, ताकि हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकें। तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर अपना नाम और स्टेट भेज दीजिए। और इसके साथ में हमारा एक नवोदय क्विज ऐप, नवोदय क्विज पीडीएफ एक हमारा ऐप है, जिसके अंदर आपको फ्री प्रैक्टिस पीडीएफ और मॉडल पेपर और भी बहुत सारी क्विजेज यहाँ से आपको मिलेगी। इसको जरूर एक बार डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड करके यहाँ पर 5 स्टार इसकी रेटिंग, उसके बाद में रेटिंग जरूर दीजिएगा। एक अच्छा सा आपका रिव्यू लिखिएगा कि आपको इस ऐप में क्या क्या आपको मिला है और इसको पोस्ट जरूर कीजिएगा। तो ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और डेली इसमें क्विज की प्रैक्टिस कीजिएगा परीक्षा तक, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर की जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मॉडल पेपर नंबर 4। सबसे पहले आप सबको पता है, जैसा कि हमने पीछे के पेपर्स में किया, सबसे पहले हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में पार्ट फर्स्ट जो होता है वो हमारा किससे आता है सर? डिफरेंट फिगर से या भिन्न आकृति से आता है। देखो, आपकी तैयारी भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको पेपर का इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना पड़े। आपको केवल क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है और इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। हमें आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए ए, बी, सी और डी। हमें इनमें से ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा इनमें से डिफरेंट है या आपका इनमें से भिन्न कौन सा है। देखो सर, सबसे पहले अगर इन सबकी हम एक तरह से इनको देखना चाहें, कंपेरिजन करें, तो हमें लगता है कि सर यहाँ पर इस तरह से 3 डॉट है, नीचे की तरफ 2 डॉट है, इसमें यहाँ 3 डॉट है, यहाँ 2 डॉट है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, और इसके अंदर भी 2 डॉट है, इसमें भी 2 डॉट है। तो सर एक तरह से हम ऑप्शन नंबर डी को डिफरेंट कर पा रहे हैं कि सबके पास में एक तरफ तो 3 डॉट है, एक तरफ 2 डॉट है ना। इसमें भी 3 और 2 का है, इसमें भी 3 और 2 का है, लेकिन इसके अंदर दोनों 2 और 2 है। तो सर ऑप्शन नंबर डी आपका ए, बी और सी से डिफरेंट माना जाएगा। आप सभी ने भी पहले क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए और आप कमेंट में आंसर जरूर भेजते रहिए। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न संख्या 2 को देखिए। सर डिफरेंट देखते हैं, कौन सा डिफरेंट हो सकता है। सर हम जब इन सब में अगर कंपैरिजन करना चाहें तो सर देखने पर कुछ पता चल रहा है कि सर वैसे तो चारों डिफरेंट है, लेकिन फिर भी सर एक तरह से कोई ना कोई सिमिलरिटी है। देखो सर, इस तरह से यहाँ देखो, ये सब आप जब इनको देख रहे हो तो सर ए, बी और सी आपकी एक तरह से सिमिलर है कि उनका अंदर की तरफ कटआउट लगे हुए हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में से कोई कटआउट नहीं है, कट्स नहीं लगे हुए हैं। तो सर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से राइट आंसर रहेगा, जो आपका डिफरेंट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न संख्या 3 का आंसर भेजिए फटाफट से, मैं भी सोल्व करवा देता हूँ। देखो सर, इनमें सब में अगर कंपैरिजन कर रहे हो आप, इनकी अगर आप तुलना कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि एक तरफ क्रॉस है, एक तरफ राउंड है और बीच के अंदर क्या है? एरो। यहाँ पर क्रॉस सर्कल और ये क्या है सर? एरो। यहाँ पर राउंड, इसके बाद में क्रॉस और ये आपका एरो। यहाँ पर क्रॉस, राउंड और एरो। सर सब में क्रॉस, राउंड, एरो है, तो फिर कैसे हम डिफरेंट करें? सर जब हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्या है कि बीच के अंदर एरो है, क्रॉस और राउंड के बीच में एरो है। यहाँ भी क्रॉस और राउंड के बीच में एरो है, यहाँ भी सर आपका क्रॉस और राउंड के बीच में एरो है। लेकिन सर ऑप्शन नंबर सी में आपका यहाँ चेंज हो चुका है, जबकि एरो बीच में आना चाहिए था, यहाँ पर बीच में नहीं है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी इन सबसे क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इनसे भिन्न आपका माना जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ से डिफरेंट कर सकते हो। तो थर्ड का राइट आंसर रहेगा सर आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर। इन सब में आप सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं, पता करते हैं कि इनमें से कौन सा डिफरेंट रहेगा। सर जब हम देख पा रहे हैं, आप सभी भी आंसर भेजिए, मैं भी आपको सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए सर, यहाँ हम कैसे कंपैरिजन करें कि इसमें भी यहाँ पर 2 एरो, 1 लाइन है, ऐसा यहाँ पर भी देखो, बाकी सब तो ठीक है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इस एरो के अंदर ही डिफरेंट हमें मिलेगा। सर यहाँ देख पा रहे हैं तो इसके अंदर एरो, ये फिर ये ठीक है, यहाँ भी है और यहाँ तो सर दोनों आपके पास में आ गए, जबकि यहाँ पर देखो दूर दूर है। इन सब में आप इन सब में देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये दोनों दूर दूर है ना, और ये दोनों पास में। देखो पास में कौन से? ये दोनों पास में, यहाँ भी ये दोनों पास में और यहाँ भी ये दोनों पास में, यानी कि एक एरो और एक बिना एरो वाला। लेकिन ऑप्शन नंबर सी इन सबसे क्या है सर? डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 4th का राइट आंसर रहेगा। इस तरह से हमने डिफरेंट फिगर हमारा कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं सर पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 आप सबको पता है कि सेम इज द क्वेश्चन फिगर, यानी कि जो क्वेश्चन फिगर के बिल्कुल सदृश या बिल्कुल समान है, हमें उसको फाइंड आउट करना होता है। तो ये तो आप वैसे कह सकते हो कि सर यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। सबसे पहले सर हम इसको लेके चलते हैं, इसके पास में यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ठीक है, इससे नहीं पता चलेगा। चलो सर इसको देख लेते हैं, यहाँ वाला, ये एक बार इसको फिट कर लेते हैं। कहाँ सर? ये ठीक है, बाकी सब कुछ नहीं सर, ये नहीं, देखो ये गलत हो गया ना, तो इसको गलत लगाओ। यहाँ पर सब कुछ ठीक है सर, तो मेरे को लगता है ये ठीक है।
यहाँ नहीं है सर, ये देखो डिफरेंट हो गया ना। और इसमें भी सर ठीक है, बाकी सब ठीक है, लेकिन सर ये देखो, ये राउंड देखो, इसमें ब्लैक है ना और इसमें क्या है, वाइट है। और यहाँ नीचे भी देख लो, नीचे भी आपका चेंज है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रूम। तो सर ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका क्या रहेगा सर, राइट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सदृश या एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए सर, इसमें तो एग्जैक्टली सेम क्या फाइंड आउट करना है, देखने से पता चल रहा है कि सर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बाकी ए सी और डी तो दूर से ही दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तो इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं ना, पेपर एक पूरा मॉडरेट बनता है। देखो सर, इस यहाँ पर चेक करते हैं, सबसे पहले इसको लेके चलते हैं। नहीं सर ये नहीं है, यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी, लेकिन सर ये एरो लाइन कहाँ से आ गई बीच में, नहीं है ना, कट लगाओ। फिर सर यहाँ नीचे की तरफ देखें तो ये है और ये सर ये नहीं हो सकता, सी कट करो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। तो 7 का कौन सा आ जाएगा, आपका बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न संख्या 8, आप सभी के आंसर में देख पा रहा हूँ, बहुत बढ़िया सही आंसर दे रहे हैं, लगभग स्टूडेंट्स एकदम से करेक्ट आंसर चल रहे हैं। इसी तरह से अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए और कंटिन्यू आंसर सही भेजते रहिए। चलिए सर यहाँ देखते हैं, बिल्कुल सेम, अरे नहीं सर ये नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये देखो दोनों आपके कहीं ना कहीं कोणों पे या वर्टेक्स पे, ये कहाँ है, ये तो सर मिडिल में, कट लगाओ। अरे नहीं सर ये भी नहीं होगा, हाँ ये सही है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सदृश या एग्जैक्टली सेम फिगर आपका मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको पता है पैटर्न कंप्लीट करना है, यानी कि एक जगह छोड़ी हुई उसको कंप्लीट करनी है। सर इसको इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं और इसको आगे अगर करेंगे तो पहले यहाँ से ऐसी लाइन आएगी, ये यहाँ आएगी और ये इस तरह से आएगी। तो सर ऐसा बनना चाहिए, एक तो पहले यहाँ पर ही नहीं है, ये यहाँ पर बनना चाहिए था। सर ये ब्लैक नहीं हो सकता, इसको कट लगाओ, ये ठीक है, लेकिन सर ये लाइन एक्स्ट्रा कहाँ से आ गई, सर आ सकती है कैसे, इन दोनों को देखो, ये दोनों सेम है ना, तो मेरे को लगता है कि जैसा यहाँ पर है वैसा ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा, वैसे आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसलिए कौन सा आएगा सर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में यहाँ पर क्या आता है कि इन दोनों का रिलेशन था, ये दोनों सेम थे और ये दोनों, क्योंकि ये दोनों देखो आपके सेम बन रहे हैं ना, तो इधर भी ये दोनों आपके सेम बनेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न संख्या 10 को देखिए, सर यहाँ पर इन दोनों का ये सेम बन रहा है, तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि ये दोनों सेम रहेगा। एक बार बना के देख लेते हैं, ऑप्शन से मिल जाता है क्या, ऐसे करके ऐसे बनाओ, ठीक है। देखो सर लाइन ऐसा नहीं है, लाइन ऐसे बननी चाहिए और ऐसा रहेगा हमारे पास में, है ना, इस तरह का रहेगा, ये नहीं है। हाँ सर ये ठीक है बन रहा है, ये नहीं सर राउंड पूरा नहीं आएगा, तो सी और डी को कट कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका रहेगा सर बी, क्वेश्चन नंबर 9 का रहेगा सर ऑप्शन नंबर सी। 11 को देखिए, सर लग रहा है कि ऐसा एक तो क्रॉस होना चाहिए पहले तो, ठीक है, क्रॉस के ऊपर यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स आना चाहिए, बॉक्स पूरा ब्लैक होना चाहिए और अंदर व्हाइट होना चाहिए। ये नीचे एक लाइन हो, देखो लाइन टच हो रही है ना, ये लाइन, तो ये भी यहाँ टच होगी। नहीं सर ये ठीक है, लेकिन यहाँ लाइन नहीं है, इसको कट लगाओ। ऊपर नहीं सर, लाइन नीचे है, लाइन नीचे है ना, ऊपर की तरफ थोड़ी लाइन, लाइन कहाँ है, यहाँ नीचे की तरफ है। ये सर दोनों तरफ लाइन नहीं हो सकती, कट लगाओ, ये ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। इसे स्टार कर लीजिए। सर स्टार क्यों कर रहे हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो ए बी और सी तीनों सेम दिखाई दे रहे हैं, तो जल्दबाजी में हम ए को भी कर सकते हैं, बी को भी कर सकते हैं, सी को भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो आंसर हो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ये लाइन है ना, ये लाइन यहाँ होनी चाहिए थी, कहाँ होनी चाहिए थी, यहाँ, जबकि ऊपर और नीचे कहीं नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ये कन्फ्यूजेबल पर्सन है जो आपको कन्फ्यूज कर सकता है एग्जाम में, तो ट्रिकी क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो कि एक आपके लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन है, जहां एग्जामिनर आपको एक जाल बिछाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न संख्या 12 को देखिए, सर यहाँ पर ऐसा बनेगा, ठीक है, ये लाइन ऐसा बनेगा और ये यहाँ पर आके इस तरह से, देख लो सर, ये देखो सर्कल इस तरफ है सर, कहाँ इस तरफ है, इधर ऊपर है, नहीं सर ये ठीक है, ये तो नीचे है, इसको भी कट लगाओ। तो सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, आप सभी के आंसर्स भी लगभग सेम मिलते जुलते आ रहे हैं, गुड। सर ये क्या है, सर ये तो सीरीज आ चुकी है, देखने से पता चल रहा है कि ये सर सीरीज या जिसे आप श्रृंखला जिसे आप कहते हो, तो ये सर श्रृंखला है हमारे पास में। चलिए पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा पैटर्न इसमें काम कर रहा है। सब में पहले पैटर्न देखते हैं। सर यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो लाइन थी ना, वो लाइन सबसे नीचे चलेगी ना, और फिर सर इसमें ये यहाँ चला गया, इसका मीन्स कि अब कौन आएगा, यहाँ पर आएगा। सबसे ऊपर कौन रहेगा सर, सर्कल रहेगा, सर्कल के नीचे क्या रहेगी, लाइन, और फिर कौन रहेगा सर, ट्राइंगल, और उसके नीचे कौन आएगा आपका, ये रेक्टेंगल आएगा। सबसे ऊपर, अरे सर कहाँ सर्कल है, सर्कल ही नहीं लाइन है, हाँ ये ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। सर्कल, लाइन, ट्राइंगल और रेक्टेंगल आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न संख्या 14 को देखिए, पैटर्न को देखो सर क्या चेंज हो रहा है। सर ये लाइन बाहर आ गया, एक सर्कल, इसमें ये वाला बाहर आ गया, तो इसका मीन्स अब किसकी है सर, अब ये बाहर जाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो पहले तो 3 बार होने चाहिए, अरे नहीं सर ये नहीं हो सकता,
इसमें ये ठीक है, ये ठीक है, इसको भी तो बाहर जाना था, ये नहीं होगा, ये रे सर, ये बाहर आना चाहिए था, नहीं, हाँ ये ठीक है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो 13 और 14 दोनों का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, पैटर्न को देखिए फटाफट से, कौन सा पैटर्न इसमें काम कर रहा है। इससे क्या पैटर्न हुआ कि अंदर वाले में तो कोई चेंज नहीं हुआ, बाहर एक और आपका बढ़ चुका है, यहाँ पर अंदर वाला नहीं, बाहर एक और बढ़ चुका, तो इसका मीन्स क्या भाई, एक और बढ़ेगा, यानी कि एक तो अंदर तो रहेगा, फिर 1 2 और 3, यानी कि इस तरह से 1 2 एंड 3, और अंदर की तरफ एक ब्लैक ब्लैक रहेगा। नहीं सर ये नहीं हो सकता, ये है लेकिन 1 2 3 ये सही है ना, बाकी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16 का आंसर भेजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 में पैटर्न को देखते हैं सर, क्या पैटर्न हो रहा है। सर पैटर्न ऐसा हो रहा है कि ये इधर रोटेट हो रहे हैं, रोटेट होकर इधर हो गए, लेकिन सर उसके साथ में एक चेंज और आ रहा है कि यहाँ पर 6 थे और यहाँ पर कितने हो गए सर, यहाँ से 5 हो गए, और ये जो लाइन थी यही भी यहाँ पर आ गई, फिर से सर इन्होंने अपने आप को रोटेट कर लिया, रोटेट करके जो 5 था वो कितना हो गया, 4 हो गया, और ये यहाँ पर, तो अब क्या होगा सर, ये तो इस तरफ आएगा और इसके अंदर क्रॉस आपके 3 रहेंगे, और ये जो लाइन इधर थी ये लाइन इस बार कहाँ चली जाएगी, ये सर इधर आ जाएगी। तो सर ये तो ठीक है लेकिन इधर थोड़ी होगा, नहीं होगा ना सर, ये तो ठीक है लेकिन ये इस तरफ मुंह थोड़ी होना चाहिए, इसका तो इधर होना चाहिए ना फेस, नहीं ये ठीक है सर, ये एग्जैक्टली सही बन रहा है, और ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए सर ये क्या आ गया सर, एनालॉजी सादृश्यता, दैट मीन्स कि इन दो में जो रिलेशन है आपका वही थर्ड और फोर्थ के अंदर रिलेशन रहेगा। सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन देखते हैं क्या हो रहा है सर, ये जो सर्कल्स थे वो अंदर की तरफ चले गए, तो यहाँ भी लाइंस आपकी कहाँ चली जाएगी, अंदर की तरफ, तो इस तरह से क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ लाइन। अरे सर ये ठीक है लेकिन ये क्या है, हाँ ये ठीक है सर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18 को देखिए सर, क्या हो रहा है सर, यहाँ से जब इसको देख पा रहे हैं तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो रहा है कि देखो ये जो लाइन थी ना, ये लाइन, पहले मैं इन दोनों लाइन की बात करता हूँ, दोनों लाइन मिलकर एक लाइन बना दिया, ये दोनों जो मिलकर वो उन्होंने क्या बना दिया, एक दूसरे को यहाँ, लेकिन सर सर्कल जो आपके पास में 2 थे उन्होंने कितने सर्कल बनाए, एक, यानी कि एक के ऊपर एक रख दिया, एक के ऊपर एक रख दिया, ये इंपॉर्टेंट है। सर्कल 2 थे, 2 से सर्कल कितने बने सर, एक सर्कल बने। मैं आपको फिर से सर्कल को हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इस सर्कल ही सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेगा करने के लिए। जैसे ये आपके पास में 2 सर्कल थे ना, 2 सर्कल मिलकर कितने बनाए, एक सर्कल बनाए, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ भी क्या होगा कि सबसे पहले इन दोनों को हम टच करेंगे तो ये दोनों इस तरह से बन जाएंगे, फिर ये दोनों यहाँ बनेंगे ना, ये देखो इस जगह भी स्पेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला उठकर यहाँ आ रहा है, ये वाला चलकर यहाँ चल रहा है, और सर्कल आपका वहाँ जा रहा है, तो हम भी यहाँ ऐसा ही करेंगे, तो ये तो यहाँ बन जाएगा और फिर ये आपका इस तरह से बन जाएगा। तो अब देखो ये आपके पास में है ना, ये कितने हैं 2, तो यहाँ कितने बनेंगे सर, ओनली 1, यहाँ कितने बनेंगे, ओनली 1, तो ये देखो ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा और ये यहाँ रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट, ए आपका राइट आंसर रहेगा। इसको स्टार कर लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे सोचेंगे कि जब इसके अंदर आपके स्क्वायर 2 है तो क्यों ना हम भी स्क्वायर 2 कर दें, है ना, वो इस जल्दबाजी में भी सोच सकते हैं कि सर हाँ इसका सबका टच किया तो स्क्वायर भी 2 होंगे, कितने बना देंगे, 2 बना देंगे और ऑप्शन नंबर सी को टच कर देंगे, टिक कर देंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका रॉन्ग रहेगा, गलत रहेगा, याद रखिएगा। और इसको भी नहीं करना है, ये इस तरह से नहीं, इस तरह से टच होंगे, क्योंकि यहाँ जैसा इसके अंदर चेंज हुआ ना, जैसा आपका यहाँ पर बनाना, यहाँ पर आपका सेम वैसा इधर बनेगा, तो यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने बनाया हम भी उधर वहाँ पर वैसा ही बनाएंगे। तो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा कि दोनों में रिलेशन में क्या हो रहा है, वही रिलेशन आपको आगे वाले में काम में लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी भी टिक किया जा सकता है जल्दबाजी करके, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19 को देखिए सर, यहाँ से क्या लिखा हुआ है, रिलेशन देखो सर, क्या रिलेशन है सर, रिलेशन में ऐसा है कि इसने अपने आप को रोटेट कर लिया, इसने अपने आप को क्या कर लिया, रोटेट कर लिया, तो इधर आ गया, तो इसको भी इधर रोटेट कर दो। जब ये रोटेट होगा तो ऐसा देखो कितना रोटेट हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जैसा इधर था जस्ट इधर चला गया, यानी कि पूरा 90 डिग्री, देखो पहले यहाँ पर था अब यहाँ से यहाँ चला गया, तो पूरा 90 डिग्री 90 डिग्री घूम गया, तो ये पहले यहाँ पर था तो ये यहाँ चला जाएगा, तो आपका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, तो इन ए बी और सी में से मत कर देना, यहाँ पर आपको रोटेशन देखना है कि कितने डिग्री ये रोटेट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20 में देखिए कि इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है सर, रिलेशन ये कि जैसा ये था ना उसका छोटा सा इसके पीछे आ गया, तो ये भी जैसा है इसका छोटा सा किधर आ जाएगा, इसके पीछे आ जाएगा ना, इसके पीछे आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाहर नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। सर ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ज्यामितीय आकृति पूर्ति आ चुकी है, देखते पता चलना चाहिए। सर यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा, चलिए सर पता करते हैं। सर ये तो नहीं हो सकता, सर ये कुछ उम्मीद है,
इसकी भी उम्मीद है, ये तो नहीं हो सकता सर, ऐसा थोड़ी होता 2 ऑप्शन। अरे सर फिर क्या, कहीं तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, चेक करो। ये यहाँ से ठीक है, यहाँ भी ठीक है। अरे सर ये क्या कर दिया, यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या कर दिया, और इसमें देखो, दोनों में से ज़्यादा सही कौन सा है सर? ज़्यादा तो ऑप्शन नंबर सी बन रहा है ना, क्योंकि अगर मैं फिर से आपको देखो ये हाईलाइट करके दिखाता हूँ ना, ये दोनों में आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, तब थोड़ा सा आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। देखो यहाँ देखो, और एक इसमें यहाँ देखो, और यहाँ देखो, कितना चेंजेस है। तो कौन सा इसका जैसा बन रहा है सर? ऑप्शन नंबर सी इसके जैसा बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। तो ये मतलब स्टार कर सकते हो कि एक छोटी सी माइनर घुमाया ना, कितना कम, एक छोटा सा केवल चेंज किया है, बाकी पूरा एग्जैक्टली सेम किया है। तो हम जल्दबाजी में देखकर हाँ ये ठीक है, ये लो ऑप्शन नंबर बी टिक कर देते, फिर पता चलेगा कि बी में तो ऐसा घुमाव था, जबकि यहाँ पर तो ऐसा था। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चंस गलत कर दोगे। बहुत ही आराम से और ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जब 2 सेम दिखाई दे रहे हैं, मतलब कोई ना कोई तो फिर मिस्टेक है, हमें उसको फाइंड आउट करनी ही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न संख्या 22 को देखिए। यहाँ तो ये तो नहीं हो सकता, सीधा दूर से दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं हो, ये तो हो सकता, उम्मीद है, ये नहीं हो सकता, ये भी ठीक है, उम्मीद है, और ऐसे करके ऐसा है, ठीक है। हाँ इसका मीन्स कि ये नहीं होगा, फिर 2 सेम थे तो ये देखो, यहाँ देखो, इस तरह से हो गया ना, और ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 22 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न संख्या 23। आप सभी के आंसर्स भी देख पा रहे हैं कि सही भेज रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स 1-2 क्वेश्चन गलत है, उनको ठीक करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न संख्या 23 को देखिए। सर यहाँ पर ठीक है, इसने ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा अंदर की तरफ थोड़ी है। नहीं सर ये तो बहुत छोटा सा है, ये नहीं हो सकता। ये तो ठीक है, ये फिट बैठ रहा है। नहीं सर ऐसा नहीं है, इतना भी कम नहीं है, और ये आगे पीछे थोड़ी है, आगे पीछे नहीं है ना सर, ये तो इक्वल है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न संख्या 24 का आंसर भेजिए फटाफट से। देखो सर इस तरह से होना चाहिए ना, नहीं सर ऐसा नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को काम में ले रहे हैं, याद रखो जल्दी कर पाओगे। नहीं सर ऐसा भी नहीं है, ये ठीक है कुछ हद तक, ठीक है, ये भी आपका नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर ही रहेगा। प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। चलिए पार्ट नंबर 7, ये आपके सामने देखते पता चल रहा है कि सर मिरर इमेज है, 53 प्रतिबिंब है। सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, इस तरह से यहाँ एक राउंड बनाओ, येलो से राउंड बनाया। चलो पता करो इधर राउंड के पास में है क्या, क्योंकि मिरर इधर आ जाएगा ना। नहीं सर, यहाँ राउंड बनाओ, ये भी नहीं है। ये राउंड बनाया, ठीक है, ये राउंड बनाया, ये भी ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। अब देखो सर 2 हो गया ना, तो ये ट्राइंगल ऊपर की तरफ है, ये नीचे के, अरे सर नीचे नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 प्रश्न संख्या 26 को देखिए। यहाँ पर मैंने एक राउंड बना लिया, ठीक है, ओके। तो इधर भी मैं राउंड बनाया, नहीं है। इस राउंड में कोई आ रहा है क्या, नहीं। इधर भी राउंड बनाया, नहीं। और ये राउंड बनाया, ये ठीक है सर, बी भी सही लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 प्रश्न संख्या 27 देखिए। सबसे पहले मैं टी और ई को राउंड बना लेता हूँ। यहाँ पर टी और ई है, इसमें भी टी और ई है, इसमें एन ए है, इसमें एन ए, तो डी और सी तो कट जाएंगे। अब ई जो है वो ई कैसा रहेगा, इस तरह से रहेगा, और टी ऐसा रहेगा। सर ई ऐसा है क्या, नहीं है, तो इसको कट लगाओ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। और जो एन होता है वो एक्चुअल में एन कैसे बनता है, ऐसा बनता है। तो इस तरह का क्या बन जाएगा सर, आपका एन बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न संख्या 28 का आंसर बताइए। सर ऐसा मैंने इधर राउंड बनाया, यहाँ राउंड बनाया, यहाँ राउंड बनाया, यहाँ राउंड बनाया, यहाँ राउंड बनाया, तो 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब रही सर बात इसकी, पीछे की तरफ इस तरह का होना चाहिए, अरे सर नीचे नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। कभी भी आपका मिरर इमेज या मिरर रिफ्लेक्शन, दर्पण प्रतिबिंब कभी भी आपका रॉन्ग नहीं होगा अगर इस तरह से राउंड बनाकर काम करोगे तो। देखो आपको सॉल्यूशन के साथ में मैं आपको वो ट्रिक भी सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में किस तरह से आपको जल्दी करना है, किस तरह से जल्दी करना है, और जल्दी के साथ में आंसर सही भी कैसे होगा वो भी सिखा रहा हूँ। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 29 को आप स्टार लगा सकते हो। एक अच्छा क्वेश्चन जिसे दिया पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में, देखो कैसे। सबसे पहले यहाँ से राउंड किया, तो राउंड करने पर आपने यहाँ तक राउंड कर दिया ना, इसको आपने ये यहाँ तक लिया है, पेज को फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब ये पेज जब इधर फोल्ड होगा तो क्या लगता है आपको, यहाँ तक ही तो फोल्ड होगा। अरे ये जब पेज वापस यहाँ से फोल्ड करोगे इस जगह से, तो पेज तो यहाँ तक ही फोल्ड होगा। यानी कि पेज जो आपका फोल्ड हुआ है वो केवल और केवल आपका यहाँ तक ही फोल्ड हुआ है। अभी क्या पेज इस जगह पे आपका आया कहीं, क्या पेज ने इस जगह पे टच किया, नहीं, टच ही नहीं किया। तो जब पेज ओपन करोगे तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ना है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। वापस पेज ओपन हो जाएगा, पेज ओपन होकर वापस से पहले ऐसे बन जाएगा,
और ऐसे बनकर वापस से नीचे बन जाएगा। तो इस सर्कल का तो कोई इश्यू ही नहीं है, सर्कल तो जहाँ था वहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप सर्कल को हटाओगे तो आपके सामने ये पेज यहाँ तक आया था, फिर से पेज यहाँ आ जाएगा और ये पेज यहाँ आ जाएगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि क्यों ना अब इस तरह से तो बनेगा ना, जब यहाँ पर तो यहाँ पर भी आना चाहिए, लेकिन याद रखो आपने पहले पेज को फोल्ड किया था। अगर आप पेज को यहाँ पूरा एक साथ फोल्ड करते फिर इस पे करते ना, तब तो ये राउंड कट काम करता, लेकिन पेज तो पहले ही फोल्ड हो चुका। पेज तो आपका पहले से ही क्या है सर, आधा पेज है, हाफ पेज है। तो जब पेज ही हाफ है तो ये तो इतना ही फोल्ड हुआ ना यहाँ से, ये तो पूरा पेज तो इसके ऊपर टच ही नहीं हुआ, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा। कुछ बच्चे बी को कर सकते हैं या कुछ बच्चे सी को कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा एक अच्छा क्वेश्चन, जिसे आप कह सकते हो कि पेज को पहले यहाँ से फोल्ड कर दिया तो पेज इतना ही है। जब यहाँ से इतना ही पेज अगर आप लेके जाओगे, जैसे अगर मैं इसको अगर वापस से हाईलाइट करूँ तो अब मेरे पास बताओ कि यहाँ से मेरे पास कितना पेज रहा। सर मेरे पास केवल इतना ही तो पेज है, छोटा सा ही, तो ये पेज यहाँ तक ही तो इसको कवर कर पाएगा ना, वापिस से अगर फोल्ड करोगे तो यहाँ तक ही कवर कर पाएगा, इसके आगे तो पेज जा ही नहीं सकता। सर इसके आगे तो पेज जा ही नहीं सकता, तो जब इसके आगे पेज जा ही नहीं सकता तो फिर इसको कैसे काम में ले सकता, तो वापस ओपन होगा तो ये यहाँ आएगा। अब इसके बाद में जैसे ये आपने पहले यहाँ इसको फोल्ड किया था ना, यहाँ पे मैं इसको ग्रीन से कर रहा हूँ, अब ये आपका ग्रीन वाला यहाँ तक आ जाएगा। तो ऐसे काम, चलो इसको मैं ग्रीन से नहीं दूसरे से कलर कर देता हूँ, है ना, ग्रीन की बजाय इसको मैं ऑरेंज से कर देता हूँ, क्योंकि ग्रीन तो मैंने उधर काम है, ये ऑरेंज यहाँ पर है तो वापस ये ऑरेंज यहाँ पर आएगा, तो इसलिए उसको तो काम में आप ले ही नहीं सकते। तो अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया इसको किस तरह से इसको समझना था। क्वेश्चन नंबर 30 प्रश्न संख्या 30 को देखिए सर एक काम करो, इसको जैसा यहाँ पर ऐसा बना हुआ ना, छोटा सा बना हुआ ना, वैसा सब जगह बना दो। वैसा क्या बना दो, सब जगह इस तरह से इसके अंदर 4 कट बन जाएंगे, पूरे क्या बन जाएंगे, पूरे 4 कट्स इसके अंदर लग जाएंगे, क्योंकि पूरा पेज इसी तरह तो ओपन होगा, पूरा ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो इसके अंदर जो सल पड़ेंगे ना, जैसे आप पेज ओपन करते हो तो उसके अंदर कुछ लाइंस बन जाती है, तो वो लाइन ही मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसके अंदर लाइन्स ही बना रहा हूँ। अब देख लो सर, ये लाइन कहाँ बन रही है इसके अंदर, नहीं सर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये केवल और केवल देखो इस जगह बन रही है, इस जगह बन रही है ना इसके अंदर। ये वापस इधर ओपन होगा तो इधर बनेगा, इधर ओपन होगा तो यहाँ बनेगा, और यहाँ ओपन होगा तो यहाँ बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। और अगर आप यहाँ से इसको सोल्व करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि जब ये इस तरफ ओपन होगा तो इस तरह से यहाँ निकलेगा, ये यहाँ निकलेगा, ये यहाँ आ जाएगी, और जब ऊपर की तरफ जाओगे तो ये इस तरह से यहाँ बनेगा, और ये यहाँ, और ये इधर, और ये इधर, और ये इधर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 प्रश्न संख्या 31 को देखिए क्या लिखा हुआ है। सर सबसे पहले एक काम करो, जैसा फोल्ड हो रहा है ना वैसा फोल्ड कर लो, या फिर ऐसा कर लो कि इसको पहले यहाँ करोगे तो यहाँ बनेगा, जब नीचे की तरफ जाओगे तो इस तरह से यहाँ बन जाएगी। अब देख लो, ये लो सर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रह रहा है, ये सब नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 प्रश्न संख्या 23 को देखिए। सर जब ये यहाँ तक फोल्ड कर लिया आपने, जब इस पेज को वापस इधर ओपन करोगे तो ये सर्कल यहाँ जाएगा, और जब पूरा पेज यहाँ ओपन होगा तो एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ, तो कौन सा आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। कितना रहेगा सर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर रहेगा। इस तरह से आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हो चुका है, तो थोड़ा सी पेपर कटिंग फोल्डिंग की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 प्रश्न संख्या 23, ये सर आपके पास में वही स्पेस विजुअलाइजेशन या कटआउट्स को एक जगह करना होता है। देखो सर इसमें नंबरिंग कर देता हूँ मैं, 1 2 3 एंड 4, नंबरिंग करने से थोड़ी आसान हो जाती है। आपको पता 1 तो ये मिल गया, 2 भी मिल गया, लेकिन ये कहाँ से लाओ, ये 3 भी मिल गया, अब 4 कहाँ है, अरे तो इसमें तो 4 है ही नहीं, कट लगो। इसमें भी सर 1 है, 2 है, 3 है, नहीं सर 4 कहाँ है, 1 तो ये रहा, 2 आपका ये रहा, 3 आपका ये रहा, और 4 ये रहा। इसमें ये सर ये कहाँ से लेके आओगे, ये वाला नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 फिर से सर नंबरिंग करते हैं, 1 2 एंड 3। देखो सर यहाँ से अगर आप देखना चाहो तो सर क्या ऐसी आपके पास में कोई डिजाइन है इस तरह की, क्या इस तरह की आपके पास में कोई डिजाइन है, नहीं सर इस तरह की तो नहीं है, क्योंकि ये इसमें देखो केवल एक ही टिक था, इसमें तो डबल है, नहीं सर ये तो नहीं हो सकती। फिर सर अगर ये मान लो, ये आप देखना चाहो कि भाई सर ये मान लीजिए इसको 1 नंबर आप अगर मान भी लेते हो, ये 1 नंबर है, ठीक है ये तो 1 नंबर है, लेकिन सर ये कहाँ से लेके आओगे इस तरह का, है ना, ये देखो सीधा नहीं है, ये यहाँ पर देखना ये स्ट्रेट नहीं है, ये देखो कैसा है, ये इस तरह से बनकर ऐसा बना हुआ है, तो इस तरह का ऐसा थोड़ी, ये तो स्ट्रेट आपके पास में ट्राइंगल, नहीं सर ये नहीं मिलेगा, तो ये नहीं मिलेगा तो कट लगा दो। फिर सर ये कहाँ से लेके आओगे और ये कैसे लेके आओगे, ये वाले डिजाइन कहाँ है, ये वाले डिजाइन तो ही नहीं ना, 1 ना 2 ना 3, तीनों में नहीं है, ठीक है नहीं है। और ये डिजाइन है कहीं इस तरह की डिजाइन, नहीं इस तरह की भी नहीं है। ये सर ये ट्राइंगल आपकी 3 नंबर,
ये आपका 1 और ये आपका 2, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 34 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर रहेगा। 35 क्वेश्चन नंबर 35 पे 35 को देखिए सर, इसको 1, 2 और 3 करते हैं। यहाँ से सबसे पहले एग्जैक्टली सेम को ही ध्यान रखते हैं। ये एक बार छोटा है तो इसको छोड़ दीजिए एक बार के लिए। ये सर ठीक है, ये आपका 3 तो ये रहा और 1 आपका ये रहा और 2 आपका ये रहा, ठीक है, हाँ ये ठीक है, ज़्यादा बेटर बन रहा है ना इससे। ये बाकी सब में देखो छोटे छोटे दिए हुए तो ये नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 प्रश्न संख्या 36 को देखिए। आप सभी भी आंसर्स करते रहिए कमेंट में कंटिन्यू, जैसे देख पा रहे हैं कि बाकी बहुत सारे आंसर्स सही आ रहे हैं, फिर भी कंटिन्यू करते रहिए, अपनी तैयारी को देखते रहिए और उसको बताते रहिए कि आपकी तैयारी कितनी है, जिससे हमें भी अंदाज़ा लगे। देखो सर, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या हमें ऐसा कोई भी डिज़ाइन यहाँ से मिल रहा है? क्या ऐसा कोई डिज़ाइन है अपने पास में? 1, 2, 3, 4 नहीं है। चलो, इसके बाद में ऐसा कोई डिज़ाइन है आपके पास में जहाँ इस तरह का कोई डिज़ाइन हो आपके पास में? देखो सर, इस तरह का कोई डिज़ाइन नहीं सर, ये भी डिज़ाइन नहीं है। क्या ऐसा आपके पास में कोई डिज़ाइन है? हाँ सर, ये तो डिज़ाइन है 4 नंबर। फिर क्या सर ऐसा कोई आपके पास में डिज़ाइन है इतना बड़ा सा? ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा तो है ही नहीं, ये नहीं है। ये सर ये आपका 4 नंबर रहा। और इस तरह का कोई डिज़ाइन है आपके पास में? अगर देखो तो सर ये है सर हमारे पास में 1, और इस तरह का कोई डिज़ाइन है आपके पास में जैसा वाला, ये 3 और ये आपका 2, तो सर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। देखो इस तरह से अगर सोल्व करोगे ना कटआउट्स वालों को तो बहुत जल्दी भी कर पाओगे और आपका कभी भी रॉन्ग भी नहीं होगा आंसर। तो इसलिए मैं आपको केवल वही मेथड से सोल्व करवा रहा हूँ जो एग्जैक्टली ज़्यादा बेटर जो मेथड है, जो आपको सीखना चाहिए, जिसके अंदर ही आपको सोल्व करना चाहिए, जिस हिसाब से उसको सोल्व कर रहे हैं। हिडन फिगर है, एम्बेडेड फिगर है, इस आकृति को ढूंढिए कहाँ है? सर हमें लग रहा है कि ये हो सकता है, तो फिर भी एक बार चेक कर लें क्या हो सकता है क्या? नहीं सर, ये वाली लाइन कहाँ है? नहीं है ना, तो कट लगाओ। इसमें तो इधर ही नहीं है कुछ भी। इसमें देखो सर, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और ये रहा सर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 में सर ये इस तरह का ऐसा छोटा सा तो यहाँ ही नहीं ना, पहले लाइन ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ ठीक है सर, ये इस तरह से बन भी रही है, यहाँ भी ठीक है, इस तरह से आगे बढ़कर इस तरह से बढ़कर ये, तो सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 प्रश्न संख्या 39 को देखिए। ये कहाँ बन रहा है? इसमें तो नहीं है, इसमें तो आड़ा है। एग्जैक्टली सेम, पहले हमेशा सेम को ढूंढा करो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 प्रश्न संख्या 40 को देखिए। ये कहाँ बन रहा है हमें ढूंढना होगा। देखो सबसे पहले क्या सेम कहीं दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ? नहीं सर, सेम नहीं है, तो रोटेट करो। फिर रोटेट करने पर तो पता चलेगा कि सर ये यहीं बन रहा है। रोटेट करने पर तो इस जगह बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारे 40 क्वेश्चंस हमने मेंटल एबिलिटी के कंप्लीट कर लिए हैं। पेपर नंबर 4 का 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट से अपना स्कोर बता दीजिए, 40 में से कितना स्कोर रहा है। फिर हम आगे चलते हैं हमारे अरिथमेटिक टेस्ट या अंकगणित परीक्षण, जो एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हो कि सब्जेक्ट है, जहाँ पर बच्चे जैसे मेंटल एबिलिटी, मान लीजिए कि आपकी अच्छी तैयारी है, आपकी सारी अच्छी मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और लैंग्वेज एबिलिटी, तीनों में आप अच्छे हो, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो मेंटल एबिलिटी में अच्छे होते हैं, अरिथमेटिक में नहीं होते। तो मेंटल एबिलिटी में तो 40 आउट ऑफ 40 कर लेते हैं वो, ठीक है, लेकिन यहाँ मैथ में आते ही वो 10 या 11 पे अटक जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये मैथ्स अगर आप अच्छे से करते हो ना, जैसे मेंटल एबिलिटी में आपने 40 आउट ऑफ 40 किया, उसने भी 40 आउट ऑफ 40 किया, तो दोनों तो बराबर हो, यहाँ तक तो दौड़ में बराबर चल रहे हो। लेकिन यहाँ अगर जैसे आप 18+ स्कोर कर देते हो तो इससे तो आप बहुत आगे चले गए ना। तो ये आपको क्या करेगी, और लैंग्वेज में भी आसानी से वो 20 में से 17 या 18 लेके आ जाएगा। लेकिन मैथ के अंदर कुछ बच्चे नहीं कर पाते, इसलिए मैथ आपका वो सब्जेक्ट है जो आपको जीत दिलाएगा इस पूरे, जो आपका ये कह सकते हो ना कि एक तरह की एग्जाम या एक तरह का आपका जो एग्जाम है, इस एग्जाम में जो आपको विजय बनाएगा या विनर बनाएगा वो मैथ बनाएगा। क्योंकि लैंग्वेज और मैथ, न्यूमेरिकल दोनों में सभी बच्चे अच्छा कर देंगे, नो डाउट आपके बराबर कर लेंगे, लेकिन दोनों में आपके बराबर दौड़ेंगे, वो लैंग्वेज में भी आपके बराबर दौड़ेंगे, लेकिन मैथ के अंदर आप आगे चले जाओगे अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है और अच्छे से क्वेश्चंस बना रहे हो, पेपर्स को अच्छे से देख रहे हो, क्लासेस अगर नहीं देखे तो वो आपने अच्छे से देखी है और क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से किए हैं। तो इसलिए मैथ आपका वो सब्जेक्ट है जो आपको विनर बनाएगा, इसलिए मैथ को हल्के में नहीं लेना है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन, अगर आपने 10 पेपर्स भी देखते हो ना तो उनसे भी आपको बहुत सारी वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। देखो, विच ऑफ दीज नंबर्स इज को प्राइम नंबर्स, इनमें से कौन सी संख्या सहअभाज्य संख्या है। अब कुछ बच्चों को तो सहअभाज्य संख्या नहीं पता होगी कौन सी है। देखो, को प्राइम नंबर एक्चुअल में क्या होती है, ऐसी नंबर जिसका HCF कितना हो 1, यानी कि
कॉमन फैक्टर, जिसका कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड जो जिसका कितना हो सर हमारा 1 हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कि जैसे आपने 2 नंबर लिखी, इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए तो दोनों को डिवाइड करें, केवल और केवल 1 होना चाहिए। जैसे अगर मैं 21 और 27 की बात करूं तो आप कहोगे सर 21 और 27 में 1 के अलावा 3 भी तो डिवाइड हो रहा है, तो सर ये आपके प्राइम नंबर नहीं हो सकती। 21 और 22, अगर 21 और 22 की बात करो तो 21 और 22 में 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे, क्योंकि इसको तो 3 7 कर रहा है, इसको 11 2 कर रहा है, नहीं सर यहाँ पर 1 ही है, तो ये आपका को प्राइम नंबर है। 11 और 22 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सर 11 आपको मिल जाएगा 1 के अलावा, जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। 24 और 26 में सर यहाँ पर तो बहुत सारे 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 4 भी इन दोनों को डिवाइड, 1 और 2 दोनों कर रहे हैं, तो सर 1 और 1 के अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका को प्राइम नंबर नहीं हो सकती। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। को प्राइम नंबर सिस्टम का टॉपिक है जिसके अंदर यही होता है कि कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड ओनली एंड ओनली 1 होना चाहिए, केवल 1 के अलावा कोई भी आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों में 1 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए तो दोनों को डिवाइड करें। जैसे इसमें तो 3 भी हो रहा है, इसमें 11 भी है, इसमें 2 भी है, लेकिन 21 एंड 22 इसके अंदर 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है 1 के अंदर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। हाँ, बाकी सबको अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन कॉमन ओनली एंड कॉमन आपका 1 ही है। कॉमन एंड कॉमन कौन सा है? 1 है। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42, ए बॉय स्लेप्ट एट 8:15 PM एंड वोक अप एट 5:30 AM इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, हाउ लॉन्ग डिड ही स्लीप? एक लड़का 8:15 बजे रात्रि को सोया तथा अगली प्रातः 5:30 बजे जागा, तो वह कितने समय तक सोया? कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले वो 8:15 पे क्या होता है सर, वो स्लीप कर जाता है, और सुबह 5:30 पर क्या करता है सर, वो जगता है। तो टोटल टाइम बताना, 8:15 से 9:15, 9:15 से 10:15। मैंने कल भी ऐसा एक पेपर में करवाया था ना, एक पेपर में, कि ऐसा ही करना है इस तरह से, ताकि कभी गलत होने के चांसेस नहीं हो। नहीं तो क्या होता है कि ज़्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में क्वेश्चन गलती कर दोगे वहाँ पे, इसलिए वहाँ पर होशियारी नहीं दिखाना है, वहाँ पर आपको अच्छे से करना है कि जितना हम परफेक्ट कर सकें उतना परफेक्ट हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो ज़्यादा होशियारी नहीं दिखा के अपने आप को अच्छे से काम करो ताकि आंसर सही हो, क्योंकि होशियारी के चक्कर में अगर गलत हो गया ना तो फिर वो नंबर कट जाएगा। देखो 1 आवर 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ पर आएगा, और इसके बाद में ये यहाँ पर कितने मिनट्स रहेगी सर? 15 मिनट। देखो थोड़ा टाइम का आपको पता होना चाहिए कि कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 15 मिनट हो गया। ये कितना हो गया? 15 मिनट। तो 9 आवर और 15 मिनट्स, 9 घंटे और 15 मिनट आपका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इस तरह से करोगे तो ज़्यादा कर पाओगे। कई बार क्या होता है माइनस प्लस करते हैं हम इसमें से, जैसे 8, कई बार कई बच्चे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, 5:30 में से 8:15 को माइनस करते हैं, तो वहाँ पर वो या 8:15 में से माइनस करते हैं, तो इस तरह से कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा नहीं करना है, एकदम से जो स्ट्रेट वे बेसिक मेथड है उससे लिखो, इस तरह से पूरा लिखो, लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, और आराम से एक एक पॉइंट को ओपन करके लिखो, गलत कभी होने के चांसेस नहीं होंगे। नहीं तो प्लस माइनस में किसको इधर लेके जाओगे, किसको उधर लेके जाओगे, तो ना तो मैं वो मेथड आपको सिखाऊंगा, ना ही आपको सीखना है। आपको केवल उससे सीखना है जो इजी हो, जो शॉर्टकट वाले होते हैं, मैं खुद लिख देता हूँ कि आपको इसे शॉर्टकट करना है। मेरे क्वेश्चंस करने का तरीकों को भी साथ में देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 43, गौरव बॉट ए कॉफी फॉर ₹30.50, ए पेन फॉर ₹5.50 एंड 4 chocolates एट द प्राइस ऑफ 2.25 ईच। If he gave a 50 rupee note to the shopkeeper, then how much amount did the shopkeeper return? गौरव ने 30.50 रुपए की एक कॉफी, 5.50 रुपए का एक पेन तथा 4 चॉकलेट 2.25 रुपए प्रत्येक के भाव से खरीदी। यदि उसने दुकानदार को 50 रुपए का नोट दिया हो तो दुकानदार ने कितनी राशि वापस की है? देखो सबसे पहले क्या किया गौरव ने, एक के तो नोटबुक लेके आया, कॉफी लेके आया ना 30.50 रुपीज़ की, एक पेन कितने का लिया सर? 5.50 रुपीज़ का, और अगर 4 चॉकलेट्स की बात कर रहे हैं तो उसका टोटल कितना हुआ? 4 चॉकलेट्स थी, एक चॉकलेट यानी लिखा ना प्रत्येक ईच, तो वो 2.25 रुपीज़ की थी, तो टोटल कितना रुपया हो गया? 4 5 जा 20, 2 कैरी रहेगा, 4 2 जा 8 और 2 आपके पास में 10, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, तो 9.00, तो 9 रुपीज़ हो गया ना। अब सबको प्लस कर लो, तो 30.50, 5.50 एंड 9.00, 5 और 5 10, 1 कैरी, 9 1 10 फिर 15, 1 कैरी, तो 45 रुपीज़। तो 45 रुपीज़ का तो उसने परचेज कर लिया, खरीद लिया, तो उसके वापस कितने मिलेंगे सर? 50 में से 45 रुपीज़ को माइनस कर दीजिए, तो उसको 5 रुपीज़ क्या होंगे सर? वापस मिलेंगे। तो उसको 5 रुपये सर उसने दुकानदार ने वापस लौटाए थे। ये तो लिखा था शॉपकीपर रिटर्न, शॉपकीपर ने कितनी राशि वापस की है, तो सर शॉपकीपर ने उसको 5 रुपये वापस किए हैं। एक आसान क्वेश्चन जैसे आप कह सकते हो, डेसिमल नंबर का है, दशमलव संख्या का।
क्वेश्चन नंबर 44 प्रश्न संख्या 44 को देखिए सर, यहाँ क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44, ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय ऑफ 13 is less than 200, multiple of 13 less than 200 and its total 3 factors, the number is, एक संख्या जो 13 का तो गुणज है, 200 से कम है और इसके कुल 3 गुणनखंड है। कुल क्या है सर? 3 गुणनखंड है। देखो क्या कह रहा है कि आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि जो 13 का तो मल्टीपल है, मल्टीपल्स मतलब जिसमें 13 का डिवाइड जाए, किसी भी अगर कोई भी 13 का मल्टीपल है, यानी कि 13 की टेबल में आता है 13 की टेबल में, तो 13 का डिवाइड होगा और वो 200 से कम होना चाहिए, 200 से कम होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट है कि वो नंबर कौन सा होगा और उसके टोटल 3 फैक्टर्स होने चाहिए। कितने? जैसे मान लीजिए नंबर n है ना, एक तो वो नंबर n 1 होता है फैक्टर और एक n खुद होता है, 2 तो फैक्टर खुद होते ही होते हैं। इसके अलावा ओनली एक और फैक्टर होना चाहिए, तो टोटल 3 फैक्टर्स होने चाहिए। आपको एक मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको कभी भी किसी भी नंबर के टोटल 3 फैक्टर्स अगर फाइंड आउट करने हैं ना, 3 फैक्टर्स, तो ऐसा याद रखिएगा 3 फैक्टर्स उसी नंबर के होते हैं कि जो प्राइम नंबर होता है ना, प्राइम नंबर, उस प्राइम नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। प्राइम नंबर का क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। तो पता कर लो कि कोई भी नंबर दिया उसका अंडरूट कर लो, उसका क्या कर लो? अंडरूट करने पर क्या उसकी प्राइम नंबर आ रही है, ऐसा पता कर लो। बस वो आपके उसके टोटल 3 फैक्टर्स होंगे, उसके टोटल 3 फैक्टर्स होंगे, उसके केवल 3 गुणनखंड होते हैं। तो कभी भी आपको अगर केवल 3 गुणनखंड या टोटल 3 फैक्टर्स फाइंड आउट करना हो तो किसी भी नंबर का अंडरूट कर लीजिए और अंडरूट करने पर आपके पास में प्राइम नंबर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए सर? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो चारों ऑप्शंस में से अंडरूट करके देख लो कौन सा है। जैसे अंडरूट 117, इसका तो है होता ही नहीं, 91 का अंडरूट नहीं होता, 195 का अंडरूट नहीं होता, 169 का अंडरूट होता है। 169 का अंडरूट करोगे तो कितना आएगा सर? आपके पास में 13 आएगा। तो सर अब देख लो प्राइम नंबर आ गया ना, तो इसका मीन्स 13 है। अब आप 169 के फैक्टर्स लिख के देख लो, 169 का फैक्टर कौन सा होगा? एक तो 1 होगा, एक 169 खुद होगा और एक 13 होगा। ओनली 3 फैक्टर्स ही होते हैं इसके। तो इस तरह से याद रखिएगा जब भी टोटल 3 फैक्टर्स फाइंड आउट करने हो। तो अब जैसे मान लीजिए तो 195 था, अगर यहाँ पर 196 होता तो 196 किसका होता है? 14 का। लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है 14, ये क्या है सर? आपका एक कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या है। इसलिए हमें जब भी आपको टोटल 3 फैक्टर्स किसके होते हैं, जैसे 2 फैक्टर्स तो किसके होते हैं? प्राइम नंबर के अभाज्य संख्या के होते हैं ना, ओनली 2 फैक्टर्स, केवल 2 गुणनखंड किसके होते हैं? प्राइम नंबर के। और ओनली 3 फैक्टर्स किसके होते हैं? प्राइम नंबर का जो स्क्वायर होता है ना, उसके ओनली 3 फैक्टर्स होते हैं। एक तो नंबर 1, एक नंबर वो खुद, और एक जो प्राइम नंबर जिसका ये स्क्वायर है। तो इसलिए ऑप्शंस में से अंडरूट कर लो। अंडरूट करने पर आपको पता चल जाएगा कि क्या प्राइम नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और फिर क्या कहा कि वो 13 का मल्टीपल भी होना चाहिए, और 169 13 का मल्टीपल ही है, क्योंकि जब 13 का स्क्वायर है 13 का, तो 13 का डिवाइड तो उसमें जाएगा। इसलिए 169 या 169 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, प्रश्न संख्या 45, 200 people works in a school. Among these 2/5 are teachers and remaining employees. If there are 60 female employees, then find the number of male employees. एक विद्यालय में कुल 200 व्यक्ति कार्य करते हैं, इनमें से 2/5 भाग तो अध्यापक है और शेष क्या है सर? कर्मचारी है। यदि 60 महिला कर्मचारी है तो पुरुष कर्मचारी की संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले तो ये देखो सर टोटल कितने एम्प्लॉइज थे? 200 में से सर 2 पार्ट हो गए। एक तो 2 टीचर थे, और टीचर कितने थे सर? 2/5। 2/5 किसका सर? टोटल का 200 का। डिवाइड करोगे तो 40 और 42 या 80, तो 80 तो क्या थे सर? यहाँ से टीचर्स थे। टीचर के अलावा जो एम्प्लॉय या कर्मचारी, तो वो कितने हो गए कि सर 200 में से 80 को माइनस कर दो तो 120 क्या हो गए सर? एम्प्लॉयज हो गए। अब इस 120 के भी 2 पार्ट हो गए, एक फीमेल एम्प्लॉयज महिला कर्मचारी, एक मेल एम्प्लॉयज। फीमेल एम्प्लॉयज आपको बता रखी है क्वेश्चन में कितना है सर? 60 है, तो मेल कितने हो जाएंगे? 120 माइनस 60 तो कितना आ जाएगा? 60। तो मेल एम्प्लॉयज या पुरुष कर्मचारी कितने हैं सर? यहाँ से आपके 60 या 60 आपके टोटल मेल एम्प्लॉयज या पुरुष कर्मचारी हैं। और या आप ऐसे भी कर सकते थे कि टीचर अगर आपके 2/5 है ना, तो जो कर्मचारी है या ये कितना है? ये आपका 3/5 रहेगा। कैसे कि देखो हमेशा जो नीचे होता है ना वो हमेशा टोटल होता है, तो टोटल में से 2 तो कौन है? टीचर। तो टोटल में से 5 में से 3 कौन हो जाएंगे? एम्प्लॉय। ऐसे भी आप पता कर सकते हो। तो 200 का 3/5 कितना होता है? 120 होता है। आप ऐसे भी कर सकते थे, या आपको ये सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि 200 का 2/5 निकालो तो टीचर्स मिल जाएंगे, माइनस करने पर एम्प्लॉयज आ जाएंगे, और एम्प्लॉयज के 60 तो महिला है, फीमेल है, तो बाकी जो 60 हो गई वो कौन हो जाएंगे? मेल या पुरुष हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, प्रश्न संख्या 46 देखिए, 7/10 लीटर्स ऑयल इन ए बॉक्स। 7/10 लीटर्स ऑयल in a box, 7/10 liters oil in a box. Out of it, say 1/4 liter oil is taken out. Then how much oil will be left? एक डिब्बे में 7/10 लीटर था, तेल था, इसमें से 1/4 लीटर तेल आपने निकाल लिया, तो कितना तेल शेष रहेगा? देखो टोटल कितना था? 7/10।
इसमें से आपने 1/4 माइनस कर लिया, तो रिमेनिंग कितना रहेगा सर? 40 आपका एलसीएम आ जाएगा, 40 नहीं तो सर 20 आ जाएगा, 40 की बजाय 20 पास रहेगा तो 20 एलसीएम आ गया। ये कितना आ जाएगा 14, ये कितना आ जाएगा 5, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 9/20। तो 9/20 अभी क्या सर इसमें रिमेनिंग, या 9/20 इसमें आपका रिमेनिंग रहा हुआ। तो ये एक आसान क्वेश्चन है फ्रैक्शन नंबर का, केवल 7/10 में से 1/4 माइनस करना था, क्योंकि जितना बाहर निकाला उसको माइनस कर लो। क्वेश्चन नंबर 47 प्रश्न संख्या 47 देखिए, हाउ मच लोंगर रोप शुड बी एडेड टू 85 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप सो दैट इट्स लेंथ शुड बी 2.5 मीटर। 85 सेमी लंबी एक रस्सी है, उसमें कितनी लंबी रस्सी जोड़ी जाए कि इसकी लंबाई कितनी हो जाए सर? 2.5 मीटर हो जाए। देखो सर, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व करते हैं कि जैसे आपके पास पहले एक रोप थी, रस्सी थी, उसकी टोटल सेंटीमीटर कितना था, उसकी लेंथ कितनी थी 85 सेंटीमीटर। आप क्या चाहते हो कि उसको मैं और बढ़ा लूँ, और बढ़ाकर अब इसकी पूरी लेंथ में कितनी कर दूं? 2.5 मीटर कर दूं। तो मुझे बताओ कि आपको कितनी और एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे इसकी बतानी है। सिंपल सी है कि कितना प्लस कर लो तो टोटल में से माइनस कर लो। इसको पहले एक काम करो, इसको मैं मीटर में लेके आता हूँ, क्योंकि आंसर आपके किस में है? सारे मीटर में ना आंसर, तो इसको मीटर में ले आता हूँ। तो 85 सेंटीमीटर अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हो 85 सेंटीमीटर को, तो आपको पता है कि 2 डिजिट पे पॉइंट लगता है, 85/100, तो आपका कितना आ जाएगा 0.85 मीटर, 0.85 मीटर। टोटल फिर आपको रिक्वायर्ड कितनी है, या आपको चाहिए कितना? तो सर टोटल मेरे पास 2.500 लिख सकता हूँ, उसमें से 0.85 माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग कितना रहेगा सर? रिमेनिंग रहेगा ये आपके पास में 4, 10 तो ये 5, और ये आपका 1 और ये 14 तो ये 6, तो 1.65 मीटर, 1.65 मीटर मुझे और ज़रूरत है। यानी कि 1.65 जो रोप है, मीटर की रोप, उसकी आपको और रिक्वायर्ड रहेगी, इतनी आपको और ज़रूरत रहेगी। तो ये था सर हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48 प्रश्न संख्या 48 को देखिए सर, फिर से आपका एक सिंप्लीफिकेशन का है। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा, इसको करोगे तो 2 4 जा 8 और 3 आपका कितना हो जाएगा 11, तो 11/4 माइनस क्या आ जाएगा 11/12। एलसीएम आपको पता है 4 और 12 का एलसीएम 12 होता है। ये आपके पास में 3 तो 33 माइनस 11 तो कितना आ जाएगा सर 22/12। दोनों में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 11/6, तो 11/6 आ गया। फिर इसके सोल्व करते हैं पूरे को, इधर वाले को। तो यहाँ क्या लिखा है 6 माइनस 11/6, इसका के 1 आएगा। 6 आपका एलसीएम आएगा 36 माइनस 11, 36 में से 11 माइनस करोगे तो 25/6, तो ये आ गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं पूरे को, ये 3 8 जा 24 और ये कितना आ जाएगा 25, तो ये आपके पास में 25/8। बाद में देखो डिवाइड है, तो डिवाइड कितना आ जाएगा 25/6। आपको पता है डिवाइड हमेशा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, तो 25/8 मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 6/25। 25 से 25 डिवाइड, दोनों में 2 का करोगे तो 3 और 4, तो ये आपके पास में कितना आ गया 3/4, 3/4। अब जो आपके पास में रिमेनिंग रहा हुआ इसको सोल्व करते हैं बचे हुए को। यहाँ ये कितना आ जाएगा 1 3 और 4 और 3 कितना आ जाएगा 7, तो 7/4 माइनस 3/4। 4 और 4 का एलसीएम आपके पास में 4 रहेगा, 7 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 4/4, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो राइट आंसर कितना रहेगा सर इसका 1, या आपका 1 आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से ये छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। केवल और केवल आपके फ्रैक्शन नंबर, भिन्नात्मक संख्या में जो आपने प्लस माइनस पढ़े थे उनको करना है, और साथ में वी बोर्ड मास को ध्यान में रखते हुए जाना है। पहले इस ब्रैकेट को, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और डिवाइड वाला आपको ध्यान ही है कि आपने फ्रैक्शन नंबर में सीखा होगा कि डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं तो इसके आगे वाले का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 प्रश्न संख्या 49 देखिए, देयर विल बी नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 6 बिटवीन 18 एंड 78। 18 और 78 के बीच 6 के गुणजों की संख्या ज्ञात करो। देखो सबसे पहले तो बिटवीन है ना, 18 और 78 है, तो बिटवीन का मीन्स क्या होता है कि 19 से स्टार्ट करना है और 77 तक चलना है। अब 6 के मल्टीपल्स होने चाहिए, 6 के गुणज कौन कौन से होते हैं 6 के। वैसे अगर मल्टीपल देखो तो 6 3 18 होता है ना, तो उसके बाद में चलना है, तो 6 4 24, फिर 5 से करोगे तो 30, नेक्स्ट 6 से करोगे तो 36, 7 से करोगे 42, और 8 से अगर आप 8 से करते हो तो 48, और 9 से करोगे तो 54, 10 से करोगे 60, उसके बाद में 6 और प्लस करते जाओ, 6 से मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई 6 66, 12 मल्टीप्लाई 6 72, 13 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 78। नहीं सर 78 तो काम में नहीं लेना, केवल आपके यही आपके क्या रहेंगे सर वो मल्टीपल्स लेंगे जो 6 के हैं और जो 18 और 78 के बीच में है। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल आपके कितने हैं सर ऐसे मल्टीपल्स के नंबर्स कितने, टोटल 9 मल्टीपल्स है 6 के जो 18 और 78 के बीच में, या 18 और 78 के बीच में, बिटवीन 18 एंड 78 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे 9 मल्टीपल्स है। क्वेश्चन नंबर 50, द सम ऑफ
द सम ऑफ 3 इवन कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 30। द सम ऑफ 3 इवन कंजिक्यूटिव यानी लगातार, वो भी कौन सी इवन है, तो इज 30। सो द डबल ऑफ द लार्जेस्ट नंबर विल बी, लार्जेस्ट नंबर का डबल कितना होगा। 3 सम क्रमागत संख्याओं का योग आपका 30 है, तो सबसे बड़ी संख्या का दोगुना क्या होगा ये बताना। देखो सर, अगर मैं इवन नंबर की बात करूं कंजिक्यूटिव, जैसे आप लिखोगे, जैसे 2 लिखोगे, फिर कौन आएगा 4 और उसके बाद में कौन आएगा 6। मुझे नहीं पता ना नंबर्स कौन से हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, अक्स मान लेता हूँ पहले नंबर को। सेकंड नंबर कितना होगा, अक्स प्लस 2 होगा, ध्यान रखिएगा, अक्स प्लस 1 नहीं होगा, क्योंकि पहले नंबर से देखो प्लस 2 कर रहे हो और पहले नंबर से फिर कितना कर रहे हो, प्लस 4 कर रहे हो, और थर्ड नंबर कितना आ जाएगा आपके पास में, अक्स प्लस 4, अक्स प्लस 4 आ जाएगी। अब क्या कहा, इन सब का सम कितना है, 30 है, तो यानी कि अक्स प्लस 2 प्लस अक्स प्लस 4 आपका कितना रहेगा सर, 30 रहेगा। इनको जब प्लस करोगे तो अक्स और अक्स, ये 3x रहेगा, और प्लस 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 इक्वल्स टू 30। इसको उधर माइनस करेंगे तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 माइनस 6 तो कितना आ गया 24। इस 3 मल्टीप्लाई तो डिवाइड में भेज दो, अक्स की वैल्यू 24/3 तो कितना आ जाएगा 8। अब ये 8 आ चुका है। अब सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सी होगी, तो पहली नंबर आपके पास में क्या है सर, अक्स, तो अक्स की वैल्यू 8 रहेगी, फिर अक्स प्लस 2 तो वो आपका कितना आ जाएगा 10, और अक्स प्लस 4 तो वो कितना आ जाएगा 12, और लार्जेस्ट नंबर कौन सा, सबसे बड़ी संख्या 12, और 12 का डबल दुगुना चाहिए तो वो कितना आएगा सर 24। इसलिए आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 24 आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि डबल सबसे ग्रेटेस्ट नंबर का बताना था, लार्जेस्ट नंबर आपका 12 है, तो 12 का डबल कितना होगा 24 होगा, इसलिए आपका ये आंसर रहेगा। तो इस तरह से देखो, इवन नंबर जब भी लिखो तो उसमें प्लस 2 करना नहीं। बच्चे क्या करते हैं, अक्स प्लस 1 और अक्स प्लस 2 कर देते हैं, अरे नहीं, इवन नंबर है तो पहले ये लिख के देख लो कोई भी, जैसे मैंने 2 4 6 लिख के देख किया तो मुझे पता चल गया कि पहले से 2 प्लस होगा, फिर आपका 4 प्लस होगा, तो अक्स प्लस 2 और अक्स प्लस 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सोल्व कर लो। पहले अंदर वाले को सोल्व कर लो। पहले देखो मल्टीप्लाई सोल्व होगा, सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई जब आप सोल्व कर रहे हो तो इसको तो कितना हो जाएगा 5/6 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 से 3 डिवाइड हो गया, और ये इधर दोनों डिवाइड हो गया 1 और 4 आ जाएगा, तो 1/4 प्लस कितना हो जाएगा 3/4। एलसीएम करोगे तो आपके पास में 12 आएगा, 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है, क्योंकि 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 में दोनों का डिवाइड होता है। ये आ जाए आपके पास में 6 2 जा 12 10, ये 3 और ये कितना आ जाएगा 9, तो ये आपके पास में कितना आ गया 9 और 3 12, तो 22/12 जब डिवाइड करोगे तो आपके पास में 11/6 रहेगा। बाहर क्या है, ऑफ है, ऑफ मल्टीप्लाई होता है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 7 और 3 10, तो 10/7 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई होता है, और 11/6 आ जाएगा। कुछ डिवाइड हो रहा है, ये 5 और ये आपका 3, तो 11 5 जा 55, 7 3 जा 21, तो 55/21 या 55/21 आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये एक आसान क्वेश्चन था जिसमें आप केवल और केवल आपको वी बोर्ड मास का ध्यान रखना था, और फ्रैक्शन वाली जो प्लस माइनस था उसको आपको ध्यान रखना था। इस तरह से आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 55/21। 52% संख्या 52, देखो इसका रिजल्ट कितना आएगा, मल्टीप्लाई 0। सर जीरो की आपको एक प्रॉपर्टी या गुण पता होगा कि जीरो जिससे भी मल्टीप्लाई होता है उन सबको जीरो बना देता है, तो जहां जहां मल्टीप्लाई है वहां तक सारे क्या हो जाएंगे जीरो, और इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 0 या 0, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53, इफ द प्राइस ऑफ हाफ ऑफ ए किलोग्राम इज ₹1, सो द प्राइस ऑफ 200 ग्राम इज, यदि किलोग्राम के आधे का मूल्य ₹1 है तो 200 ग्राम का मूल्य कितना होगा। देखो सर क्वेश्चन आसान है, आपको क्या कहा कि 1 किलोग्राम का प्राइस कितना है सर ₹1, ₹1 है। मुझे 200 ग्राम का प्राइस फाइंड आउट करना है, कितना करना है 200 ग्राम का प्राइस फाइंड आउट करना है। देखो ये ग्राम में है, ये किलोग्राम है, तो पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, ग्राम करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम का प्राइस कितना है 1। मुझे तो 200 का फाइंड आउट करना है, तो पहले ग्राम को 1 में कन्वर्ट करो, तो 1 ग्राम अगर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/1000 उधर चला जाएगा, इतने रुपीज़ है। तो मुझे 200 का निकालना है, तो 200 ग्राम के लिए इसको मैंने क्या किया 200 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इधर भी क्या हो जाएगा 1/1000 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 200, ये भी रुपीज़ में, और आंसर किस में है मेरे पास पैसे में, तो एक काम करो पैसे में कन्वर्ट कर दो, और रुपीज़ पैसे में कन्वर्ट होता तो क्या होता है सर 100 से मल्टीप्लाई, क्या होता है 100 से मल्टीप्लाई होता है, तो 00 से 00, 10 से 10, रिमेनिंग कितना हो जाएगा 2 × 10, तो आंसर कितना आ गया 20 पैसे, याद रखिएगा रुपीज़ नहीं है 20 पैसे या 20 पैसे आपका सही उत्तर रहेगा। कुछ नहीं किया, किलोग्राम 1 रुपीज़ था, किलोग्राम को ग्राम में चाहिए, मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, मुझे तो 200 का चाहिए, मुझे 1000 का दिया, तो पहले 1000 को 1 में कन्वर्ट करो, किसी को भी 1 में कन्वर्ट कर लिया करो, ये आपका आसान क्वेश्चन है। 1 में कन्वर्ट किया, फिर 1 से 200 आया, अब रुपीज़ था, आंसर पैसे में था, तो रुपीज़ पैसे में कैसे कन्वर्ट होता है 100 से मल्टीप्लाई हो गया, मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, और आपका राइट आंसर कितना आ गया 50 पैसे या 50 पैसे सही सर आपका सही उत्तर है, 20 पैसे आपका सही उत्तर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 54, द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 2, 3 एंड 4, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना है? 2, 3 और 4 है। त्रिभुज के कोणों को ज्ञात करो। देखो ट्राइंगल का टोटल सम कितना होता है? ट्राइंगल के टोटल सम कितना होता है? 180। देखो जब भी रेशियो दिया हुआ है दैट मीन्स वैल्यू दी हुई है, तो 2x 3x और 4x आपको गिवन है। टोटल कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3x प्लस आपका 4x और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180। सब कुछ प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 4, 3, 7 और 2 9, तो 9x इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 9 जो मल्टीप्लाई में उसे डिवाइड में भेज दो, तो 9 इधर डिवाइड में आएगा तो इधर कितना आ जाएगा? 20। x की वैल्यू आपकी 20 आ चुकी है। अब आपको फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं 2x की वैल्यू निकालूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 20 तो कितना आ जाएगा? 40। उसके बाद में 3x की वैल्यू निकालोगे तो 3 मल्टीप्लाई 20 तो कितना आ जाएगा? 60। और देन आप 4x की वैल्यू निकालोगे तो 4 मल्टीप्लाई 20 तो कितना आ जाएगा? 80। तो 40, 60 और 80, 40, 60 और 80, 40, 60 एंड 80। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर रहेगा। सही आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर रहेगा। तो ये था सर हमारा इसका राइट आंसर। यहाँ से मैंने 20 पे से किया है। 1 मिनट, शायद मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई छोटा सा मिस्टेक हो चुका अपने से। 53 आधे किलोग्राम का है। अच्छा वो किलोग्राम का नहीं था, आधे किलोग्राम का था, है ना। तभी मैंने देखा आंसर में मेरे को लग रहा था 40 पैसे कुछ आना चाहिए था। ये सॉरी आधे किलोग्राम का मूल्य था। कितने का था सर? आधे किलोग्राम। 1/2, तो 1/2 में कितना रहेगा सर? यहाँ से 500 ग्राम में रहेगा। कितना रहेगा? 500 ग्राम। हाफ ऑफ ए किलोग्राम है ना, वो ध्यान रखिएगा। किलोग्राम के आधे का मूल्य है तो हाफ ऑफ ए किलोग्राम, ठीक है। और जब भी इधर जाएगा तो यहाँ कितना आएगा सर? यहाँ से ये फिर आगे वाला पूरा आंसर चेंज हो जाएगा आपका। यहाँ से आधा करोगे तो सिंपल सी बात है उधर डबल हो जाएगा, है ना। और ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 500 आ जाएगा। इसको जब करोगे तो 1/500 मल्टीप्लाई 200 और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 00 से 00 कट हो गए। 5 से ये डिवाइड होता कितना हो गया? 20, और 2 मल्टीप्लाई 20 आपका कितना रहेगा? 40 पैसे। कितना रहेगा सर? यहाँ से 40 पैसे या 40 पैसे सर आपका सही उत्तर रहेगा। 40 पैसे सही उत्तर रहेगा। सॉरी, आंसर कमेंट में भेज रहे थे बच्चे, मैंने अभी ध्यान दिया। हाँ वो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि किलोग्राम को हाफ ऑफ किलोग्राम कर लिया है। हाफ ऑफ किलोग्राम को मैंने किलोग्राम पढ़ लिया था, ठीक है। पढ़ा हाफ ऑफ किलोग्राम था लेकिन वहाँ पर लिखते समय किलोग्राम लिखा गया था। आप भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इस तरह से हो सकता है, ठीक है। जैसे मेरे लिए एक एग्जाम है तो आपके लिए भी वहाँ एग्जाम रहेगा, है ना। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसा आपको भी ध्यान रखना है कि हाँ सर से ऐसी गलती होगी तो हमें भी ध्यान रखना है, ठीक है। कमेंट में देख रहा था मैं, फिर पता चला कि हाँ मैंने कोई मिस्टेक कर दी। फिर मैंने देखा कि हाँ 40 आना चाहिए था। हाफ ऑफ किलोग्राम तो 500 से 40 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, प्रश्न संख्या 55 को देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? इफ ए बैग इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% इंस्टेड ऑफ लॉस ऑफ 15%, देन गेट 250 रुपीज मोर, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द बैग। एक बैग को 15% हानि के बजाय 10% लाभ पर बेचा जाए तो 250 रुपये 250 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बैग का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो जब भी प्रतिशत की बात करोगे और आपको लॉस और प्रॉफिट दोनों हो रहा है तो सबसे पहले तो सीपी को बीच में लिखो। इधर तो क्या होगा? प्रॉफिट, और इधर क्या होगा? आपको लॉस। हमेशा परसेंटेज में प्रॉफिट को 100% लेते हैं, तो प्रॉफिट सीपी कितना हो गया? 100%। लॉस कितना हो रहा था आपको? 15% हानि के बजाय 10% लाभ, 15% का लॉस हो रहा था, माइनस 15%। तो आप कितने में सेल कर रहे थे सर? 85 में। कितने में सेल कर रहे थे? 85 में। अब आपने क्या किया कि इसकी बजाय आपने 10% प्रॉफिट में सेल करना स्टार्ट कर दिया, तो 110 में। और होता क्या है कि जब इतना सब कुछ करते हो तो आपको 250 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलते हैं। 250 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। एक्चुअली परसेंटेज कितना एक्स्ट्रा हो गया? 15 तो इधर वाला और 10 ये वाला, तो टोटल आपने परसेंटेज में कितना इंक्रीज कर दिया? 25 का। आपने 25% जैसे ही बढ़ाया आपको 250 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल गए। तो यानी कि 25% 250 है, मुझे कितना चाहिए? 100%। तो सबसे पहले इसका 1% फाइंड आउट करो। 1 करोगे तो 250 में ये जो 25 ये कहाँ चला जाएगा? उधर डिवाइड में। तो एक्चुअल में कितना आ गया? 10 रुपीज़। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़। मुझे कितना फाइंड आउट करना है? 100%। तो इसका कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1000 रुपीज़। तो यानी उसके क्रय मूल्य या उसका जो कॉस्ट प्राइस या परचेजिंग प्राइस है वो कितना था सर? 1000 रुपीज़ या 1000 रुपये सर उसकी कॉस्ट प्राइस थी। ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ से आप 110 का भी फाइंड आउट कर सकते हो कि 10 को 110 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10 को 85 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसका जो पुराना एसपी है, ये वाला आपका ओल्ड एसपी है,
ये आपका न्यू एसपी है, क्योंकि पहले आप 85 में बेच रहे थे, तो 10 × 850, इस इधर करोगे तो 1100, सीपी कितना आ जाएगा 1000। तो हमेशा जब भी लॉस और प्रॉफिट दोनों हो तो सीपी को बीच में रखना, लॉस इधर प्रॉफिट इधर। तो जैसा आपको क्वेश्चन में लिखा हो हम भी वैसा करेंगे। यहाँ से 25% इंक्रीज किया, इधर आपने 250 रुपीज इंक्रीज की, तो 1% इक्वल्स टू 10, 100% आपका 1000 रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 प्रश्न संख्या 56 देखिए, ए शॉपकीपर सोल्ड 50 साड़ीज फॉर ₹3000 एंड देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द साड़ीज। एक दुकानदार 50 साड़ियों को 3000 रुपए में बेचा और इस प्रकार उसे 20% का लाभ हुआ, तो साड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो प्रतिशत की बात है ना, तो इस बार कोई लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो पहले सीपी यहाँ आएगा और सीपी से ये हमारे पास में क्या आ गया एसपी, और इधर हमें क्या हुआ था प्रॉफिट। तो सीपी हमेशा कितना लोगे 100%, 100%, और आपने क्या किया कि 20% का प्रॉफिट लिया, तो आपने कितने में सेल कर दिया 120 में। 120 में जब सेल कर रहे थे तो एक्चुअली में आप कितने रुपए में सेल कर रहे थे 3000 में, ये तो लिखा हुआ ना। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 3000 अपॉन 120। मुझे कितने की फाइंड आउट करनी है 100% की, तो 100% या 100% कितना हो जाएगा 3000 अपॉन 120 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। 10 से आप 10 हटा दो, बाकी सब आराम से डिवाइड हो सकता है, 4 का कर सकते हो, है ना। इसका नीचे हटा के इसका 0 हटा दो, क्योंकि 4 से वो आपका 0 हो जाएगा, इसका हटा दो। अब ये करोगे तो 3 ये आपका 100 और ये कितना आ जाएगा सर 3 4 12, 4 से करोगे तो ये 25 टाइम हटेगा और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 100 × 25, तो आपका 2500, 25 रुपये सर आपका 100% था। 100% क्या होता है क्रय मूल्य या सीपी आपका रहता है, तो ये 2500। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक साड़ी का कितना था, तो ये तो 50 साड़ी का 2500 था, तो 1 साड़ी का कितना आएगा 2500 अपॉन 50, तो कितना आ जाएगा सर यहाँ से ये आपका आ जाएगा 5, तो 50 रुपये, सॉरी 5 5 25, तो 50 रुपीज़ आपका एक साड़ी का था। 50 रुपीज़ क्या था सर, आपने एक साड़ी को आपने 50 रुपीज़ में खरीदा था, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो उस समय इसको आपको 50 के साथ में लिख के 1 साड़ी का आपको फाइंड आउट करना होगा। लेकिन अभी आपको केवल सीपी या क्रय मूल्य पूछा है, तो हम 100% की वैल्यू निकाल कर बता सकते हैं। लेकिन अभी हो सकता है कई बार ऐसा पूछ सकता है कि एक साड़ी का मूल्य बताओ, वन साड़ी का, तो यहाँ पर क्या करना है 50 की वैल्यू कितनी है 2500, 1 की भी निकालोगे तो इसमें 50 का डिवाइड हो जाएगा। 57, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द गिवन एंगल, दिए गए कोण का लगभग मान कितना है। तो अप्रोक्सीमेट मुझे क्या, आपको क्या लगता है 90 तो कहाँ होता है, यहाँ पर होता है ना, 90 तो यहाँ पर होता है। अब देखो आपको लग रहा है ना 90 और 50 के 0 के बीच में है, तो एक्चुअल में बीच में कौन होता है 45 डिग्री, तो 20 तो नहीं हो सकता, बहुत कम होता है, ये तो ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, तो 45 ये लगभग अप्रोक्सीमेट बीच में, क्योंकि 20 तो बहुत यहाँ पर इतना सा रहेगा, थोड़ा ध्यान रखना है ना इन बातों का, पूछा जा सकता है। तो 45 डिग्री 45 डिग्री सर इसका लगभग मान रहेगा। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये एंगल कौन सा है, तो एंगल कौन सा है सर, ये एक्यूट एंगल, कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है एक्यूट एंगल या न्यून कोण है, ये फिर क्या होगा सर यहाँ से न्यून कोण या एक्यूट एंगल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 आपके पास में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए रेक्टेंगुलर टैंक 20 मीटर्स लॉन्ग 15 मीटर्स वाइड कंटेन्स वाटर अप टू 3 मीटर डीप, दिस वाटर पुट इनटू ए 10 मीटर्स लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड सेकंड टैंक, द डेप्थ ऑफ द वाटर इन सेकंड टैंक विल बी 20 मीटर लंबी 15 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी में 3 मीटर गहराई तक एक पानी है। इस पानी को 10 मीटर लंबी 6 मीटर चौड़ी एक दूसरी आयताकार टंकी में डाल दिया, तो दूसरी टंकी की पानी की गहराई बता दो। इसका मीन्स आपने क्या किया कि इसके वॉल्यूम को उसके वॉल्यूम में आपने कन्वर्ट कर दिया, यानी कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 तो वो तो सेम रहेंगे ना, बस उनके अलग अलग है, तो उनकी ऊंचाई लंबाई अलग अलग हो जाएगी। पहले इसका जो लेंथ ब्रीथ और हाइट है वो उधर क्या रहेगा, उधर भी लेंथ ब्रीथ और हाइट इक्वल रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो समान रहेगा ना, जितना इधर था उधर आप ट्रांसफर कर दिया। अब देखो इधर क्या है सर आपके पास में, ये मीटर है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, तो 20 × 15 × 3, क्योंकि डेप्थ या गहराई कितनी है 3 तो है ना। इधर क्या सर आपके पास में 10 मीटर 6 मीटर, ये भी आपके पास में मीटर में है, तो कोई टेंशन नहीं है। इधर भी कितना है 10 × 6, हाइट हमें नहीं पता, उसी को तो फाइंड आउट करनी है। देखो गहराई जो होती है वो गहराई एक्चुअल में हाइट ही होती है, गहराई क्या होती है हाइट ही होती है। अब इसको हाइट निकालनी है तो इनको उधर ट्रांसफर कर दो, तो 20 × 15 × 3 अपॉन 10 × 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी मेरे पास हाइट। 10 से ये डिवाइड हो गया 2 टाइम्स, 3 से 6 2 टाइम्स, 2 से 2 डिवाइड हो गया और आंसर कितना आ गया सर 15, तो 15 मीटर सर इसकी क्या सर यहाँ से हाइट या 15 मीटर आपकी हाइट ही हो जाएगी इसकी जो वॉल्यूम, क्योंकि जब आपने इधर से पानी निकाला दूसरे वाले में ट्रांसफर किया तो वॉल्यूम तो सेम है। जब वॉल्यूम सेम है तो आराम से दोनों वॉल्यूम को इक्वल लिखो, इसमें से एच फाइंड आउट करनी है, इन सबको इधर में ट्रांसफर कर दिया और आपका राइट आंसर कितना हो गया 15 मीटर 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 59 प्रश्न संख्या 59 को देखिए, टू बिल्ड ए वॉल 20 मीटर्स लॉन्ग 1 मीटर थिक 5 meters high, how many bricks will be used? The dimensions are 20 centimeter long, 10 centimeter thick and 5 centimeter high.
एक 20 मीटर लंबी 1 मीटर मोटी तथा 5 मीटर ऊंची दीवार बनाने में 20 सेमी लंबी 10 सेमी मोटी तथा 5 सेमी ऊंची कितनी ईंटें लगेगी। देखो मैथ को अच्छे से सीख लेना। हो सकता है कि आपको बोरिंग लग रही है मैथ, लेकिन अगर मैथ बोरिंग लग रही है तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे ले पाओगे। इसलिए एक एक क्वेश्चन को समझो। मैं आपको हर एक छोटा छोटा पॉइंट्स बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जल्दी मैं फटाफट से सोल्व कर रहा हूँ। मैं एक एक पॉइंट को समझाते हुए चल रहा हूँ कि मैं ऐसा मान रहा हूँ कि क्यों ना जब पेपर सोल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से आप सोल्व करो ना, अच्छे से उनको समझो, ताकि एग्जाम में अगर ऐसा क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन आते, ये जो 10 पेपर्स करेंगे ना, इन 10 पेपर्स में से आपको बहुत सारे पर्सन मिल जाएंगे, है ना, तो उसके आसपास के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इनको अच्छे से करो। तो टोटल 200 क्वेश्चन करेंगे 10 पेपर्स में अगर सब मिलाकर देखें तो। सर यहाँ पर जब भी नंबर ऑफ टाइल्स पूछा जाता है ना, कुछ भी नंबर ऑफ टाइल्स फ्लोर में लगाना हो या नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा हो, तो उस समय एक ही होता है कि टोटल वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर जब दीवार बना रहे तो वॉल्यूम कहाँ में आएगा, तो टोटल वॉल्यूम में आपको 1 का वॉल्यूम डिवाइड करना है, बस। अब कर लो टोटल वॉल्यूम कितना रहेगा सर 20 मीटर, ये लिखना जरूरी है क्योंकि इस बार मीटर सेंटीमीटर होना ना। 1 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर डिवाइड में कितना है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब किसी को भी एक को कन्वर्ट कर लो। चलो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और आपको पता है जब सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है सर 100 का डिवाइड। क्या होता है 100 का डिवाइड। अगर यहाँ पर 100 डिवाइड होगा, यहाँ 100 डिवाइड होगा और यहाँ 100 डिवाइड होगा, तो ये सब कहाँ चले जाएंगे सर ऊपर की तरफ। कहाँ चले जाएंगे ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो कैसा दिखाई देगा 20 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 एंड मल्टीप्लाई 100। अब सब कुछ मीटर में कन्वर्ट हो चुका है, तो नीचे क्या रहेगा 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5। अब जो डिवाइड हो रहा है पहले उसे डिवाइड करो, 20 से 20 डिवाइड, 5 से 5 डिवाइड, 10 से ये 100 10 टाइम्स डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई कर लो। तो 10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर कितना रहेगा सर 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल कितना आ गया, ये 2 और 2 4 तो 1 लाख किया। 1 लाख ईंटें आप यहाँ से काम लोगे, 2 2 4 एंड 5 तो 1 लाख। ये आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चंस को अच्छे से करना, आप जल्दी कर पाओगे ना। देखो नंबर ऑफ, जब भी आपसे कुछ भी नंबर पूछे तो टोटल में 1 का डिवाइड कर देना। टाइल पूछे तो टाइल का एरिया काम में लो तो दोनों का एरिया कर लेना, वॉल्यूम हो तो दोनों का एरिया वॉल्यूम का डिवाइड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 60 पर्सन संख्या 60, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। ऐसे क्वेश्चन आप कह सकते हो कि सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार। नंबर ऑफ टाइल्स आपने जब एरिया पैरामीटर पढ़ा होगा उस समय भी खूब सारे क्वेश्चन किए होंगे। 60 देखो, द गिवन पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स इन स्कूल। साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड आर्ट्स स्ट्रीम। आर्ट्स का नहीं पता, साइंस और कॉमर्स का तो पता है, अभी देखो बताऊंगा। 3 अलग अलग संकायों में, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, कला संकाय। देखो जब भी टोटल अगर राउंड होना तो या तो वो होता है 100%, परसेंटेज की बात करते हो तो वैसे कितना होता है उसकी टोटल होती है वैल्यू 1। वैल्यू कितनी होती है 1। अब बताओ टोटल तो 1 है, 1 में से 1/12 तो इसके पास में, 2/3 इसके पास में, तो इसके पास में कितना रहा। तो पहले तो टोटल पता करो कितना है। तो 1/12 तो ये ले गया, 2/3 आपका ये ले गया, तो टोटल कितना हो गया 12, और ये 1 प्लस ये 8, तो ये 9/12 तो ये सर इधर ले गया। ठीक है, अब टोटल में से फिर क्लास संख्या या आर्ट्स के पास कितना रहा, टोटल 1 था, 1 में से आपने 9/12 माइनस कर दो, तो 12 तो एलसीएम आ गया, 12 माइनस 9 तो आपके पास में कितना रहेगा 3/12, और इसमें डिवाइड कर सकते हो तो 1/4 1/4। दैट मीन्स इसके पास में कितना है 1/4 या 1/4 किसके पास में सर क्लास संख्या के पास में। पहला पॉइंट तो ये। अब क्या पूछा है, इफ ए टोटल ऑफ 480 स्टूडेंट्स स्टडी इन ऑल 3 स्ट्रीम, यानी सब कुछ मिलाकर कितना है 480 है, देन द नंबर ऑफ आर्ट्स स्ट्रीम बताओ। तीनों संकायों में कुल 480 छात्र पढ़ते हैं, तो कला संकाय में पढ़ने वालों की संख्या बताओ। तो कला संकाय में कितने हैं, टोटल का 1/4 ही तो ना, टोटल का सब कुछ मिलाकर टोटल कितना है 480। तो 480 टोटल का 1/4 या 1/4 निकाल लो, तो कितना आ जाएगा 12, तो कितना आ गया 120 स्टूडेंट्स। 120 स्टूडेंट कहाँ रहते हैं सर इसके अंदर, आर्ट्स स्ट्रीम या कला संकाय में रहते हैं। और इस तरह से आपका राइट आंसर कितना रहेगा सर, ऑप्शन नंबर बी 120 स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज एबिलिटी पूरी कर ली है। फटाफट से अपना स्कोर बता दीजिए कि 60 में से आपका स्कोर कितना रहा है। फिर हम आगे चलते हैं लैंग्वेज एबिलिटी, या जिसे आप भाषा परीक्षण कहते हो, उसकी ओर पढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, स्कोर लगभग अच्छा है ना, शानदार। इसी तरह से तैयारी करो। अब देखो जो पैसेजेस है, प्लीज़ आपको पैसेजेस की पहले बता दूँ कि 1-2 बच्चे कमेंट कर रहे थे सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में करो। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, ठीक है, और इसके देखो नेक्स्ट पेज में आपको हिंदी में दिखाई देंगे। तो एक पैसेज पहले इंग्लिश में और उसके बाद में हिंदी में, फिर सेकंड इंग्लिश सेकंड हिंदी, थर्ड इंग्लिश थर्ड हिंदी, और फोर्थ इंग्लिश फोर्थ हिंदी। इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो पहले हम इंग्लिश वाले को रीड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या, पैसेज नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। काठमांडू इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ नेपाल, यानी काठमांडू से रिलेटेड कोई पैसेज है। इट इज इन द बागमती जोन। इट इज आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। इसको किससे जानते हैं, सिटी ऑफ टेम्पल से भी जानते हैं।
काठमांडू इज वेली सराउंडेड, देखो वेली क्या होती है, घाटी। काठमांडू इज ए वेली सराउंडेड बाय नागार्जुन, शिवपुरी एंड पुल्लुचोकी हिल्स। पुल्लुचोकी हिल्स यानी 3 हिल्स है यहाँ पर, नागार्जुन, शिवपुरी और पुल्लुचोकी हिल्स, इनसे ये क्या सराउंडेड यानी चारों तरफ से घिरा हुआ है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट्स नेमली काठमांडू, ललितपुर एंड भगतपुर, यानी कॉम्बिनेशन यानी कि मिलकर बना हुआ है 3 डिस्ट्रिक्ट से। कौन कौन से, काठमांडू, ललितपुर और भगतपुर। सम ऑफ द फेमस प्लेसेज, यानी कि यहाँ पर कुछ फेमस प्लेसेज हैं टू विजिट आर द पशुपति टेम्पल, स्वयंभूनाथ टेम्पल इन काठमांडू, द कृष्णा टेम्पल एट पाटन एंड द नयातपोल टेम्पल एट भगतपुर। ये 3 यहाँ पर क्या है कि इसे आपको टेम्पल बताए हैं जो यहाँ पर फेमस प्लेस है जो घूमने के लिए। इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ नेपाल, कौन है सर, काठमांडू है। वेयर इज नयातपोल टेम्पल, नयातपोल टेम्पल कहाँ पर है सर, भगतपुर में। कहाँ पर है, भगतपुर में। विच ऑल हिल्स आर सराउंडेड बाय काठमांडू, काठमांडू को कौन कौन हिल्स सराउंडेड कर रही थी, नागार्जुन थी, फूलचोकी थी और शिवपुरी, तो तीनों थी ना, ऑल ऑफ दीज। काठमांडू इज आल्सो नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स, ये तो था। काठमांडू इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, कितने डिस्ट्रिक्ट्स का सर, 3 डिस्ट्रिक्ट्स का कॉम्बिनेशन था। काठमांडू नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, काठमांडू नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यह बागमती क्षेत्र में है, इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। काठमांडू नागार्जुन, शिवपुरी और फूलचोकी पहाड़ियों से घिरी एक घाटी है, ठीक है। ये 3 जिलों का संयोजन है, अर्थात काठमांडू, ललितपुर और भगतपुर। घूमने लायक कुछ प्रसिद्ध स्थान है जैसे पशुपतिनाथ, काठमांडू में स्वयंभूनाथ मंदिर है, पाटन में कृष्ण मंदिर है और भगतपुर में न्यातापोल मंदिर है। नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, काठमांडू। न्यातापोल मंदिर कहाँ पर है, भगतपुर में। काठमांडू किन किन पहाड़ियों से घिरा है, नागार्जुन, शिवपुरी, फूलचोकी, तो ये सभी हो जाएंगे। उसके बाद में काठमांडू को शहर के नाम रूप में भी जाना जाता है, तो मंदिरों के शहर के रूप में। काठमांडू में कितने जिलों का समायोजन है सर, 3 जिलों का समायोजन आपके पास में रहेगा। तो ये आपका आ गया इसका, ओके। तो ये था सर पेसेज नंबर 1। पेसेज नंबर 2 पढ़ते हैं। NHPC लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, इज एन इंडियन पब्लिक सेक्टर हाइड्रो पावर कंपनी that was incorporated in 1975। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब ये सबसे पहले बनाई गई थी 1975 टू प्लान, प्रोमोट एंड ऑर्गेनाइज, प्लान करने के लिए, प्रोमोट करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए एन इंटीग्रेटेड एंड इफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि इंटीग्रेटेड करने के लिए, यानी कि उसके अंदर समायोजन करने के लिए, इफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कौन से होता है, जैसे हाइड्रो यानी कि जल, और जो इलेक्ट्रिक यानी जल से, जैसे जल से विद्युत बनाते हैं ना, जल से लाइट बनाने वाली, यानी कि पानी से जो लाइट बनाते हैं, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उसके लिए इसको NHPC को सबसे पहले बनाया गया था 1975 में। 8% NHPC इज ए मिनी रत्न कैटेगरी 1 एंटरप्राइज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 8% NHPC इज ए मिनी रत्न कैटेगरी, मिनी रत्न कैटेगरी 1 enterprise of the government of India among the top 10 companies in the country in terms of investment base। यानी कि जो NHPC है वो एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 की एंटरप्राइज है और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। एंड अमंग द टॉप 10 कंपनीज इन द कंट्री, जो टॉप 10 कंपनीज है उनमें से, ऑफ इन्वेस्टमेंट बेस, यानी इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश करने की दृष्टि से, यानी कि इसके अंदर जो निवेश किया जाता है उसमें से टॉप 10 में ये कौन सा कैटेगरी 1 में है। बेरसूल पावर स्टेशन इन सलूनी तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय NHPC, यानी कि बेरासूल पावर स्टेशन जो सलोनी तहसील चंबा डिस्ट्रिक्ट में, वो इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट था अंडरटेकन बाय NHPC, जो NHPC के द्वारा लगाया गया था। व्हेन वाज NHPC कॉर्पोरेट, दैट इज 1975। NHPC इज अमंग द टॉप कंपनीज इन द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, टॉप 10 इन द अमंग द टॉप 10 कंपनीज, यानी उन टॉप 10 कंपनीज में से है भारत की जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, निवेश करना, कहीं ना कहीं पैसों का लगाना, उसमें फिर काम करना ना, ऐसा। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज बेरसूल पावर स्टेशन, बेरसूल पावर स्टेशन कहाँ पर है, चंपा में। व्हाट इज इन NHPC पी क्या कहता है, तो पी क्या है यहाँ पर, पावर है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, तो पी किसको डिनोट करता है सर, पी को। ऑपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मतलब कि कहीं निवेश करना। आप अगर मैं आपको समझाऊं तो इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आपके पास में मान लीजिए कि 100 रुपये थे, ठीक है, 100 रुपीज़ थे, आपने क्या किया कि इसको किसी, मान लीजिए कि आपने कुछ इसका खरीदा या कहीं ने आपने किसी को उधार दे दिए, उसको आपने कहा कि मेरे एक काम करो, ये मेरे 100 रुपये रखो और इस 100 रुपये की आप ये सामान खरीद कर इसको बेच देना। तो आपने 100 रुपये क्या किया, निवेश किया। जैसे आपने बड़े बड़े देखे होंगे कि जैसे बड़ी बड़ी सरकार जो होती है वो कंपनी का निवेश करती है, हज़ारों करोड़ों और अरबों रुपयों का निवेश करती है किसी राज्य में, इन्वेस्ट में, डेवलपमेंट के लिए, और अगर आप वहाँ से वापस निकाल लेते हो तो उसका वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, फंडिंग करना तो वही बात होगी।
फाइनेंसिंग भी हो गया। एक्सपेंडिचर यानी वापस से खर्च कर देना, ये हो सकता है। लेकिन वैसे एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट का जो ऑपोजिट होता है ना, वो होता है डिसइन्वेस्टमेंट, होता है डिसइन्वेस्टमेंट होता है, डिसइन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट होता है इसका, डाइवेस्टमेंट इसका ऑपोजिट होता है। यानी कि हिंदी में जिसे निवेश कहते हैं और ऑपोजिट का इसका हो जाएगा विनिवेश। क्या हो जाएगा? विनिवेश, यानी कि वापस से उसको क्या कर देना, उसको वापस से बेच देना। इन्वेस्टमेंट का मतलब तो क्या होता है, जैसे सरकार कभी इन्वेस्ट करती है तो उसे तो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जब सरकार उसको वापस से बेच देती है तो उसको बोलते हैं डाइवेस्टमेंट, उसे क्या बोलते हैं? डाइवेस्टमेंट कहते हैं। तो इसका एक्चुअल में ऑपोजिट वो होता है। लेकिन यहाँ पर एक्सपेंडिचर वो ऑप्शन है तो एक्सपेंडिचर लेंगे। एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि आपने वापस से उसको खर्च कर दिया, आपने क्या कर दिया? वापस से खर्च कर दिया। ये होता है सर आपके पास में इसका सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन हिंदी में पढ़ते हैं। एनएचपीसी लिमिटेड नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की जल विद्युत कंपनी जिसे पनबिजली के एकीकृत, पनबिजली का मतलब पानी से बिजली बनाने की, एकीकृत और कुशल विकास की योजना बनाने बढ़ावा देने और व्यवस्थित करने के लिए 1975 में शामिल किया गया था। वर्तमान में एनएचपीसी भारत सरकार का एक मिनी रत्न श्रेणी एक उद्यम है और निवेश आधार के मामले में देश की शीर्ष 10 कंपनियों में से एक है। चंबा जिले की सलूनी तहसील में बेरा सुइल पावर स्टेशन एनएचपीसी द्वारा शुरू की गई पहली परियोजना थी। एनएचपीसी को कब निगमित किया गया था? 1975 में। एनएचपीसी निवेश के मामले में शीर्ष कंपनियों में से एक है 10 में से। बेरा सुइल पावर स्टेशन कहां पर है सर? चंबा में है। एनएचपीसी में पी क्या है? पी क्या है सर? पी आपका पावर था। निवेश का ऑपोजिट क्या होता है? यहाँ पर तो वे हो जाएगा ना, एक्चुअल में वे करना। वैसे क्या होता है इसका? विनिवेश। इसका ऑपोजिट क्या होता है? विनिवेश। लेकिन विनिवेश नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वे करना, यानी कि वापस से खर्च कर देना। उसको एक तो होता है निवेश का, आपने सही जगह लगाया, और वे कर देना, वैसे इसका विनिवेश होता है। ठीक है, चलिए पेज नंबर 3 देखिए। पिनोकियो इज ए फिक्शनल कैरेक्टर। शायद आपने कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा पिनोकियो के बारे में, जिसकी नाक लंबी हो जाती है। पिनोकियो इज ए फिक्शनल कैरेक्टर। फिक्शनल का मतलब कोई रियल कैरेक्टर नहीं था, केवल और केवल सोच के द्वारा बनाया गया था, फिक्शनल कैरेक्टर था। जैसे फिक्शनल मूवीज होती है ना, साइंस फिक्शनल मूवीज, जिसके अंदर साइंस के संबंधित जैसे बड़ी बड़ी हम अंदाज लगाते हैं, ऐसा हो सकता है अनुमान के आधार पर जो बनाई जाती है। ही इज द मेन कैरेक्टर इन द नॉवल। किस नॉवल में? नॉवल का मतलब एक बड़े बड़े जो राइटर्स कुछ लिखते हैं ना, बड़ी किताबें, उन्हें नॉवल कहते हैं। द एडवेंचर्स ऑफ पिनोकियो, यानी कि एक नॉवल, उसका नाम क्या था? द एडवेंचर्स ऑफ पिनोकियो। उसका मेन कैरेक्टर यानी कि मुख्य जो कैरेक्टर था, मेन कैरेक्टर, वो कौन था? पिनोकियो। द नॉवल वाज रिटन बाय कार्लो कोलोडी के द्वारा वो लिखा गया था, ऑफ फ्लोरेंस के। पिनोकियो इज ए वुडन पपेट। पिनोकियो क्या था? वुडन पपेट। पपेट आप जानते होंगे, जैसे अंगुली से जिसको चलाते हैं, लकड़ी की बनी होती है, उसे वुडन पपेट थी। इट कम्स टू लाइफ एज ए बॉय। ये एक बॉय के रूप में आई थी, लाइफ के रूप में। पिनोकियो हैड ए मिसीवस नेचर एंड ऑफन फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल, यानी कि वो मिसीशियस नेचर की थी और हमेशा ट्रबल यानी कि अपने आप को हमेशा मुसीबत में पाती थी। मिसीशियस यानी बहुत ही शर्मीली थी। हिज नोज ग्रोज लॉन्गर व्हेनेवर ही टेल्स ए लाई, यानी कि उसकी नाक लंबी हो जाती जब भी वह झूठ बोलती थी। पिनोकियो एनकाउंटर्ड मेनी चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल्स, यानी कि पिनोकियो ने एनकाउंटर्ड यानी कि सामना किया था। एनकाउंटर्ड का मतलब होता है सामना करना, एनकाउंटर्ड का मीन्स सामना करना। मेनी चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस, और ऑब्स्टेकल्स का यानी कि बहुत सारी जो विकट स्थितियां थी उन सबका उसने सामना किया था। ही वाज आल्सो ट्रिक्ड का मतलब उसको धोखा दिया गया था बाय ए कनिंग फॉक्स, चालाक। कनिंग का मतलब होता है चालाक, याद रखना। कनिंग का मतलब होता है चालाक, एक चालाक लोमड़ी। और स्लाई कैट, एक बिल्ली के द्वारा उसको बहुत बार ट्रिक यानी उसको धोखा भी दिया गया था, या उसको धूर्त या मूर्ख बनाया गया था। पिनोकियो इज ए पपेट। कौन सी पपेट थी? वुडन। ही वाज ट्रिक्ड बाय कनिंग फॉक्स एंड स्लाई केट। व्हाट हैपेंस व्हेन ही टेल्स ए लाई, जब वो झूठ बोलता था तो क्या होता था उसकी? हे नोज ग्रो। द एडवेंचर ऑफ पिनोकियो इज ए नोवेल स्टोरी तो बहुत छोटी होती है। देखो नोवेल स्टोरी, इन दोनों में अंतर बता दे। तो स्टोरी क्या होती है? छोटी सी होती है, जैसे आपकी बुक में आती है 1 या 2 पेज की। नोवेल क्या होता है? पूरी किताब होती है जिसके अंदर उसके बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो यानी उसे फिर नोवेल बोलते हैं। यानी बहुत सारी स्टोरी, एक ही चीज़ के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज लिखकर उसके नोवेल बोलते हैं। जैसे आपके अगर आप अपने जीवन पर कुछ लिखोगे तो वो नोवेल कहलाएगा, यानी आपने पूरे जीवन की, जैसे अपने जीवन में क्या क्या किया, कैसे किया, वो सारा जब लिखोगे तो एक बड़ी किताब बन जाएगी ना, उसे कहते हैं नोवेल कहते हैं। उसे बायोग्राफी, वैसे खुद के ऊपर लिखे गए तो बायोग्राफी होती है। एंटोनियम्स ऑफ कनिंग का मतलब क्या होता है? चालाक। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सिंसियर, यानी कि जो बहुत ज्यादा सिंसियर है। पिनोचियो एक काल्पनिक पात्र है। काल्पनिक यानी कि जो कल्पना किया हुआ है, असली नहीं है। वह उपन्यास द एडवेंचर्स ऑफ पिनोचियो के में मुख्य पात्र है। उपन्यास फ्लोरेंस रहने वाला था, कार्लो कोलोडी द्वारा लिखा गया था। पिनोचियो एक लकड़ी की कठपुतली है। ये एक लड़के के रूप में जीवन में आता है। पिनोचियो शरारती स्वभाव का था, यानी कि बहुत ज्यादा शरारती स्वभाव का था और अक्सर खुद को परेशानी में भी पाता था। जब भी वह झूठ बोलता था तो उसकी नाक लंबी हो जाती थी। पिनोचियो को कई चुनौतियां और बाधाओं का सामना करना पड़ा। उसे एक चालाक लोमड़ी और एक धूर्त बिल्ली ने भी धोखा दिया था। धूर्त बिल्ली।
पिनोचियो एक कठपुतली थी, लकड़ी की थी। चालाक लोमड़ी और धूर्त ने धोखा दिया था। धूर्त कौन थी सर? बिल्ली ने दिया था। जब वो झूठ बोलता है तो क्या होता है? जब वो झूठ बोलता है तो उसकी नाक लंबी हो जाती है। पिनोचियो का साहसिक कार्य है, क्या है पिनोचियो का? पिनोचियो का साहसिक कार्य क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास, कहानी नहीं, उपन्यास नहीं, बहुत बड़ा है। चालाक का विलोम शब्द क्या होता है सर? ईमानदार होता है। पैसेज नंबर 4, क्लोज आर ड्राइड फ्लर बर्ड्स। अब आप कहोगे सर क्लोज क्या होते हैं? क्लोज आप सबने देखे होंगे घर में जो लूंग होते हैं, जब आप चावल्स बनाते हैं या राइस बनाते हैं, मीठे जो राइस होते हैं, या आप जब चाय बनाते हो तो लूंग जिसे आप देखते हो ना, जैसे काली मिर्च लूंग इस तरह का बना होता है, इस तरह का छोटा सा क्लोज होता है, बड़े सा फूल सा होता है। इस ड्राइड यानी सूखा हुआ, फ्लोर बर्ड्स यानी कि फूल का, देखो बर्ड्स होते हैं, देखो फूल तो क्या होता है पूरा ऐसे गोल होता है, लेकिन उसकी छोटी सी है ना, ये बर्ड्स है, फ्लोर बर्ड्स। क्लोज ओरिजिनेटेड इन इंडोनेशिया। ओरिजिनेटेड यानी सबसे पहले जहां से वो ओरिजिन होके आए, जहां से आए वो कहां से आए? इंडोनेशिया आए। एक क्लोव ट्री, एक के जो लूंग का ट्री है, इज एन एवरग्रीन ट्री। एवरग्रीन का मीन्स होता है सदाबहार, जो हमेशा हरा भरा रहता है। दे आर एरोमेटिक, वो हमेशा क्या होता है? एरोमेटिक है। दे आर एरोमेटिक इज ए पॉपुलर स्पाइस, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पाइस का मतलब मसाला है। क्लोज आर नोन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग वार्म एंड स्वीट फ्लेवर। फ्लेवर उसका कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, वार्म यानी गर्म है, और स्वीट यानी अच्छा मतलब हल्का मीठा भी रहता है। सम परफ्यूम्स यूज क्लोज फॉर अरोमा, यानी कि अरोमा बनाने के लिए कुछ परफ्यूम्स हैं जो उसको और ज्यादा सुगंधित बनाने के लिए क्लोव को इस्तेमाल करते हैं। इट हैज एंटीऑक्सीडेंट्स दैट हैव सेवरल हेल्थ बेनिफिट्स। ये कैसा है? एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें सेवरल हेल्थ बेनिफिट, उसके अंदर बहुत सारे हेल्थ से संबंधित बहुत सारे स्वास्थ्य गुण भी है, जिसे आप काम में ले सकते हो। क्लोव्स आर कॉमनली यूज्ड इन आयुर्वेद। आयुर्वेद में बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। पीपल हैव यूज्ड क्लोव्स इन कुकिंग फॉर मेनी ईयर्स। पीपल जो है उसको यूज कर रहे हैं कुकिंग के लिए, बहुत मेनी ईयर्स यानी बहुत ज्यादा वर्षों से, कुछ वर्षों से उसको काम में ले रहे कुकिंग के लिए भी। क्लोव्स आर यूज्ड इन किस में काम में लिए जाते हैं? आयुर्वेद, कुकिंग और परफ्यूम, सर सभी में काम में लिए जाते हैं। क्लोव्स आर ओरिजिनेटेड इन इंडोनेशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज क्लोव्स हैड? क्लोव्स में कौन कौन सी क्वालिटी होती है? स्ट्रॉन्ग, स्वीट और वार्म, तीनों होती है। व्हाट इज कॉमनली यूज्ड इन आयुर्वेद? आयुर्वेद में क्या यूज लिया जाता है? क्लोव। क्लोव ट्री इज ए ट्री, कैसा है सर? एवरग्रीन ट्री है, जो हमेशा सदाबहार यानी हरा भरा रहता है। लौंग सूखे हुए फूल की कलियां हैं। लौंग क्या है? सूखे हुए फूल की कलियां हैं। लौंग की उत्पत्ति इंडोनेशिया में हुई। लौंग का पेड़ एक सदाबहार पेड़ है, वे सुगंधित होते हैं। एरोमेटिक जो आपने देखा था ना, एरोमेटिक, ये एरोमेटिक का सुगंधित, मैंने जो उसके बाद में एरोमा और आया था, ये सुगंधित होता है एरोमेटिक का मतलब। ये एक लोकप्रिय मसाला है। लौंग अपने तेज, गर्म और मीठे स्वाद के लिए जानी जाती है। कुछ इतर सुगंध के लिए, सुगंध जो एरोमा हमने पढ़ा था ना, अरोमा का मतलब होता है सुगंध, उसका सुगंध। तो अरोमा सुगंध के लिए लौंग का उपयोग करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिसके कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। आयुर्वेद में लौंग का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है। लौंग कई सालों से खाना पकाने में लौंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, लौंग का उपयोग निम्न में से किया जाता है। आयुर्वेद, खाना और इतर सभी में किया जाता है, सभी में इसका किया जाता है। लौंग की उत्पत्ति कहां से हुई थी सर? इंडोनेशिया से हुई थी। लौंग में निम्न में से कौन सा गुण होता है? मजबूत, गर्म और मीठा, इसका ये सभी होते हैं। आयुर्वेद में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? लौंग का। लौंग का पेड़ एक पेड़ है कैसा? पर्णपाती, सदाबहार और उष्णकटिबंधीय। तो सर सदाबहार है, ये कैसा है सर? सदाबहार है, जो हमेशा हरा भरा रहता है। और इस तरह से हमने टोटल 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आप अपना स्कोर फटाफट से बता दीजिए कि 80 में से आपका स्कोर कितना रहा था, क्योंकि जो लास्ट तक डटा रहेगा वही अंत में विजय लेकर जाएगा। कुछ बच्चे हैं जो छोड़कर चले गए क्लास को, लेकिन जो अंत तक डटा रहता है वही हमेशा विजय रहता है। और इस तरह से हमने आज मॉडल पेपर नंबर 4 का भी डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। आप भी डेली पेपर्स को कंप्लीट करते रहिए, हमारे साथ परीक्षा तक जुड़ते रहिए, और हर दिन आपको पेपर मिलेगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नवोदय क्विज PDF ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। और बाकी अगर ग्रुप से जुड़ना हो तो आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है 8696503800, इसके ऊपर मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात करते हैं नए पेपर के साथ में। थैंक यू।